यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप एग्जाम में पहला क्वेश्चन देखोगे तो वो इसी टॉपिक से मिलने वाला है। अब एक चीज समझना, पीजीबीपी को समझने के लिए आपको हमेशा दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो आप अपने आप को एक बिजनेसमैन समझोगे, मींस एक बिजनेसमैन समझोगे, बड़ा बिजनेसमैन समझोगे। और दूसरी चीज, आप अपने दिमाग में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा लेके चलोगे। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपके दिमाग में लेके चलोगे। पीएनडल के क्रेडिट साइड में इनकम आती है, और इनकम कहां पे दे रखी है? सेक्शन 28 और 41 में। सेक्शन 28 और 41 है वो इनकम की बात करती है, और सेक्शन 30 से लेके 37 है वो एक्सपेंडिचर की बात करती है। तो जो इनकम है 28 41 वाला, उसमें से जितने भी एक्सपेंडिचर है जो 30 से 37 में दे रखे हैं, वो अगर आप लेस कर दोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस नेट प्रॉफिट को ही अपन प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन बोलते हैं। अब सबसे पहले हम चालू करते हैं सेक्शन 28, जो कि चार्जिंग सेक्शन है इस हेड की, जो ये बताती है कि पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम आती है। तो पीजीबीपी हेड में कौन कौन सी इनकम आती है, इसका पहला क्लॉज बोलता है, बड़ा ही सिंपल है, कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मींस कोई भी पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका जो इनकम होगा वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में गवर्नमेंट आपको कोई कैश कंपनसेटरी सपोर्ट देती है, मींस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो आपने ड्यूटी पे किया था उसका वापस से रिफंड मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में आपको एक इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला था, और वो इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस अगर आप किसी को बेच देते हो तो उससे जो इनकम होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है वो ऑलरेडी मैं आपको रेगुलर बैच फास्ट ट्रैक बैच में बता चुका हूं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉयर को मिलता है, मींस बिजनेसमैन को मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉय को मिलता है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। और अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा किसी को मिलता है और वो एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में, उसके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। तो सिंपल सी चीज आप याद रखना कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉयर को मिलता है, बिजनेसमैन को मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, जो पार्टनर होता है ना, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, इवन इंटरेस्ट मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूं? इवन इंटरेस्ट मिलता है। मींस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने क्या बोला, पार्टनर को कुछ भी मिलता है, मींस इंटरेस्ट मिला पार्टनरशिप फर्म से, या रेम्यूनरेशन मिला, कमीशन, बोनस, सैलरी, सब है वो बिजनेस में टैक्सेबल हो जाता है, बिकॉज पार्टनर है वो कोई एम्प्लॉय नहीं होता है, ही इज अ पार्टनर। पार्टनर का मतलब होता है पार्ट ओनर, तो जो भी उसको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी हेड में। अब एक और चीज समझना, अगर आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से कोई गिफ्ट मिल जाता है, जैसे क्रेडिटर से, डेटर से, सप्लायर से, क्लाइंट से, अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, परक्विजिट मिलता है, दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो भी तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई नॉन कंप्लीट फीस मिलती है, नॉन कंप्लीट फीस का मतलब क्या होता है? कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है। जैसे मान लो, आई कैन टेक एग्जांपल, आपने पढ़ाना चालू किया, मैंने बोला आप मत पढ़ाओ, मैं आपको 10 लाख देता हूं, तो आपने ना पढ़ाने के लिए 10 लाख मिला, दैट इज कॉल्ड नॉन कंप्लीट फीस, ये भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने क्या बोला? नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस और प्रोफेशन, और उससे रिलेटेड कुछ भी पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर नॉट शेयरिंग ऑफ एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, मींस आप और किसी के साथ फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, पेटेंट, कॉपीराइट शेयर नहीं करोगे, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक और चीज समझना, अगर कोई आपका स्टॉक इन ट्रेड था, और वो स्टॉक इन ट्रेड को अगर आपने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, तो जब स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे ना, वो कन्वर्जन की डेट पे जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे एक बिल्डर है, और बिल्डर के लिए बिल्डिंग्स होती है, वो क्या होती है? स्टॉक इन ट्रेड है। थोड़े दिन बाद उसने क्या किया कि कोई एक बिल्डिंग है जो खुद के बिजनेस में यूज करने के लिए उसने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, तो बिल्डिंग को जब उसने कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, तो कन्वर्जन के टाइम पे जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अब एक चीज समझना,
एक और, अगर कोई तुम्हारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है या उसके टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको कोई कंपनसेशन मिलता है, तो वो कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल कि मैंने क्या किया हुआ, मेरी फ्रेंचाइजी मान लो जयपुर में किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रखी है। अब मैं जयपुर में और कहीं फ्रेंचाइजी नहीं दे सकता क्योंकि उसके साथ मेरा अग्रीमेंट है, लेकिन मैंने वो अग्रीमेंट को तोड़ लिया और अग्रीमेंट को तोड़ा तो आगे वाले पर्सन ने मेरे से कंपनसेशन मांगा, तो उसको मैंने जो कंपनसेशन दिया वो उसके लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जब भी आप बिजनेस की बात करोगे तो बिजनेस में आपका नॉर्मल बिजनेस और स्पेक्युलेटिव बिजनेस अलग अलग होना चाहिए। मींस नॉर्मल बिजनेस को आप अलग रखोगे, स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आप अलग रखोगे। स्पेक्युलेटिव बिजनेस को अलग क्यों रखते हैं? बिकॉज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के एक तो लॉसेस होते हैं, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होते हैं, और दूसरी चीज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस है वो सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस जहां पे एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है। मींस वादे के बिजनेस होते हैं, वादा किया जाता है कि 4 महीने के बाद मैं आपसे 10 किलो गोल्ड खरीद लूंगा। अब ना तो आप खरीदने वाले हो ना मैं बेचने वाला करके, ठीक है। और वो वादा किया जाता है 4 महीने बाद जो रेट होगी हम रेट को क्या करेंगे, डिफरेंस से एडजस्ट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड योर स्पेक्युलेटिव बिजनेस, वादे के बिजनेस जिसको अपन बोल सकते हैं, जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस को आपको अलग बिजनेस ट्रीट करना है। लेकिन एक चीज समझना बेटा, 3 बिजनेस ऐसे होते हैं, हमेशा ऐसे याद रखना, 3 बिजनेस ऐसे होते हैं जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव बट वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे है जो आपको लगेंगे स्पेक्युलेटिव बट वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। एक तो तुम्हारा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है रॉ मटेरियल मर्चेंडाइज के लिए करके, ठीक है, या फिर स्टॉक एंड शेयर्स के लिए आपने अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो वो स्पेक्युलेटिव नहीं है। अब ये हेजिंग क्या होता है सीए फाइनल में आपको समझ में आएगा। या फिर अगर आपने कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो, या फिर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो। डेरिवेटिव्स में या तो कमोडिटी डेरिवेटिव या शेयर एंड सिक्योरिटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है फ्यूचर ऑप्शन, ये भी आपको सीए फाइनल में समझ में आएगा। तो जो डेरिवेटिव्स में आप ट्रेड करते हो ये तुम्हारे स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मान लो स्पेक्युलेटिव बिजनेस किसको बोलते हैं, ऐसा बिजनेस जिसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है। एक्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, ट्रांजैक्शन सेटल होगा अदरवाइज बाय वे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन 3 बिजनेस ऐसे हैं जिसको अपन स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। किस किस को? एक तो तुम्हारा हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इन कमोडिटी या फिर डेरिवेटिव इन आप शेयर एंड सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां सेक्शन 28 कंप्लीट हो जाती है। सेक्शन 29 बोलती है पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना है। तो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सेक्शन 30 से लेके 43 डी को फॉलो करो, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, सेक्शन 30 से लेके 43 डी को फॉलो कर देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं, तो ये कोई काम की सेक्शन नहीं है। अब हम चालू करते हैं सेक्शन 30 से लेके 37। अब एक चीज समझना, 30 से 37 ये बताती है कि पीएनडल के डेबिट साइड में कौन कौन से खर्चे आएंगे। पीएनडल के डेबिट साइड में आप कौन कौन से खर्चे हैं जो पीएनडल के डेबिट साइड में आप डाल सकते हो। तो सबसे पहला सेक्शन 30 ये बोलता है रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। मैंने क्या बोला? रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। अगर आप रेंट रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है तो आपको अलाउ होगा या नहीं? तो देखो, अगर आप ओनर हो तो ऑब्वियसली रेंट अलाउ नहीं होता। ओनर खुद को ही कैसे रेंट देगा यार, रेंट अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर आप टेनेंट हो तो ऑब्वियसली आपको रेंट अलाउ होगा। लेकिन जो रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है वो दोनों को अलाउ होगा, ओनर हो या टेनेंट हो आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन रिपेयर में एक चीज समझना, 2 तरह के रिपेयर होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिपेयर, एक होता है कैपिटल रिपेयर। कैपिटल रिपेयर का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग बना लिया, एक वॉल बना दिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिपेयर। और रेवेन्यू रिपेयर या जिसको करंट रिपेयर भी बोलते हैं, छोटा मोटा रिपेयर होता है, दैट इज कॉल्ड करंट रिपेयर। तो आप ही बताओ पीएनडल के डेबिट में कौन सा रिपेयर जाएगा, रेवेन्यू रिपेयर या कैपिटल रिपेयर? राइट आंसर इज रेवेन्यू रिपेयर जाएगा। पीएनडल के डेबिट में आप रेवेन्यू रिपेयर डाल सकते हो, कैपिटल रिपेयर आप पीएनडल के डेबिट में नहीं डाल सकते। कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता, भले ओनर ने किया या टेनेंट ने किया, कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता क्योंकि वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाता है। तो देखो बेटा, मैंने सेक्शन 30 बोला रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर। तो देखो, रेंट ओनर ने पे किया तो अलाउ नहीं होता, ओनर कैसे पे करेगा? टेनेंट ने पे किया तो अलाउ है। रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस एंड कैपिटल रिपेयर नहीं, करंट रिपेयर, ये ओनर या टेनेंट किसी ने भी किया आपको अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं सेक्शन 31 पे। 31 ये बोलता है कि इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। अगर आपने इंश्योरेंस करवाया या फिर रिपेयर करवाया प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का तो आपको अलाउ हो जाएगा, भले ओनर है तो भी अलाउ होगा, टेनेंट है तो भी अलाउ होगा। लेकिन इस सेक्शन में रेंट की बात नहीं की हुई। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने अगर रेंट पे कोई प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लिया तो क्या रेंट भी अलाउ होगा? आंसर इज यस, आपको रेंट भी अलाउ हो जाएगा। तो रेंट पे अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लिया, जैसे मान लो ये कैमरा जो है वो मैंने रेंट पे लिया, या मेरा जो लैपटॉप है वो मैंने रेंट पे लिया, तो रेंट पे अगर मान लो मैंने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर लिया तो टेनेंट
टेनेंट को रेंट भी अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज सेक्शन 32 पे, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको बिजनेस में डेप्रिसिएशन कब मिलता है? तो डेप्रिसिएशन तब मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन, आप असेट के ओनर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन, वो असेट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होना चाहिए। ओनर का मतलब क्या होता है सर? रजिस्टर्ड ओनर या बेनिफिशियल ओनर? राइट आंसर इज बेनिफिशियल ओनर। भले आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो तो भी चलेगा, आप अगर बेनिफिशियल ओनर हो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आज मैंने आपसे कार खरीदी, रजिस्ट्री करवाई हमने आज से 5 महीने बाद, तो मैं डेप्रिसिएशन आज से लूंगा या 5 महीने बाद से लूंगा? राइट आंसर इज आज से लूंगा, बिकॉज मैं बेनिफिशियल ओनर बन गया आज से। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है हायर परचेज में आप ओनर बनते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तब तो भी क्या डेप्रिसिएशन आप पहले से ले सकते हो? आंसर इज यस, आप डेप्रिसिएशन पहले से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। भले आप ओनर बनते हो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे, तब भी आप डेप्रिसिएशन है वो स्टार्टिंग बिगनिंग से ले सकते हो। अब एक और चीज समझना सर, लीज के केस में डेप्रिसिएशन कब लेंगे? कौन लेगा लीज के केस में? क्योंकि एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर जो लीज पे देता है, लेसी जो लीज पे लेता है। तो क्वेश्चन ये आता है डेप्रिसिएशन कौन लेगा? तो मैं बताऊं, आपके पता अकाउंट में तो अलग होता है, फाइनेंस लीज के केस में अलग, ऑपरेटिंग लीज के केस में अलग, बट मैं बता दूं इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ऑलवेज लेसर लेगा। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन ऑलवेज लेसर लेगा, क्योंकि अगर लेसी को डेप्रिसिएशन दे दिया तो लेसी दो डिडक्शन ले लेगा। कौन कौन से वाले? एक तो वो डेप्रिसिएशन ले लेगा और दूसरा वो लीज रेंट का भी ले लेगा। इसके लिए हमेशा लेसर डेप्रिसिएशन लेता है इन इनकम टैक्स। अब एक और चीज समझना, असेट आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए। सर यहां यूज का मतलब क्या? बेनिफिट यूज का मतलब क्या? आपका एक्टिव यूज या पैसिव यूज, या दोनों चलेगा? राइट आंसर इज दोनों चलेगा। तो असेट अगर आप बिजनेस के लिए यूज करते हो, भले वो एक्टिवली यूज कर रहे हो या पैसिव यूज हो रही है, दोनों केस में आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना सर, डेप्रिसिएशन कब से आपको मिलेगा? जिस दिन आपने असेट एक्चुअली पुट टू यूज किया वहां से, या फिर असेट है वो रेडी टू यूज है वहां से। राइट आंसर इज पुट टू यूज किया वहां से। जब आप असेट को एक्चुअली पुट टू यूज करोगे वहां से आपको डेप्रिसिएशन मिलना चालू होगा। लेकिन जो भी तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, वो स्पेयर पार्ट्स में अगर रेडी टू यूज है तो भी आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। स्पेयर पार्ट्स या स्टैंड बाय मशीनरी होती है, वो अगर रेडी टू यूज है तो भी मान लिया जाता है वो पैसिव यूज है, और उसमें आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। अब एक चीज समझता, डेप्रिशिएबल असेट कितने टाइप की होती है? तो इनकम टैक्स में डेप्रिशिएबल असेट है वो 4 टाइप की होती है, 4 क्लास होती है। एक तो तुम्हारी कौन सी? बिल्डिंग, एक तुम्हारा फर्नीचर, एक इंटेंजिबल असेट और एक प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग किसको बोलते हैं? जिसको देख के आपको लगता है बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है। लेकिन एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा टेंपल्स होते हैं या मॉस्क होते हैं, गुरुद्वारा होते हैं जो फैक्ट्री में है, वो भी तुम्हारे बिल्डिंग में आते हैं। एज वेल एज जो तुम्हारा लाइक रोड बनी होती है फैक्ट्री में, वो भी तुम्हारे बिल्डिंग में आती है। फर्नीचर किसको बोलते हैं? फर्नीचर फिटिंग्स, जिसको देख के लगता है फर्नीचर है वो फर्नीचर है। लेकिन ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है, जो तुम्हारी लाइटिंग वगैरह होती है, वायरिंग वगैरह होती है, स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वो भी तुम्हारे फर्नीचर में आते हैं। इंटेंजिबल असेट्स किसको बोलते हैं? जो भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला, वो सब तुम्हारे इंटेंजिबल असेट में आते हैं। और प्लांट एंड मशीनरी जो बाकी बच गया वो सब प्लांट एंड मशीनरी। जैसे कैमरा है वो प्लांट एंड मशीनरी है, आईपैड है वो प्लांट एंड मशीनरी है, मोबाइल फोन है वो प्लांट एंड मशीनरी है। लेकिन एक चीज समझना, बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आती है। जो बुक्स होती है वो बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आती है। जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। जो डॉक्टर के लिए सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो भी प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। बुक्स भी प्लांट एंड मशीनरी में आती है। लेकिन एक चीज समझना, एनिमल्स प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते। जो एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते। एज वेल एज द टी बुशेस होते हैं, वो टी बुशेस भी प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, हमको डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड फॉलो करना है? क्योंकि दो तरह की मेथड होती है, एक डब्ल्यूडीवी और एक एसएलएम। तो मैं बता दूं, देखो, अगर आप पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट हो, दो लोग सिर्फ, कौन कौन? या तो पावर जनरेशन में हो आप, या फिर पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, तो उसके पास ऑप्शन है कि या तो आप एसएलएम फॉलो कर सकते हो या डब्ल्यूडीवी फॉलो कर सकते हो। सिर्फ कौन? पावर जनरेशन और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट बाकी जितने भी लोग हैं उनको हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं 99.999% एसएससी ऐसे जिनको डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ पावर यूनिट्स कर सकती है एसएलएम, और वो भी ऑप्शनल है। और आजकल तो पावर यूनिट्स भी भैया डब्ल्यूडीवी फॉलो करती है। तो आप ये समझो आपको डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करना है इन इनकम टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है, सर डेप्रिसिएशन की रेट क्या है डब्ल्यूडीवी वाली? तो डब्ल्यूडीवी वाली डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? सबसे पहले अपन बात करते हैं बिल्डिंग में। देखो, बिल्डिंग अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पे 5% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। बिल्डिंग कौन सी? रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% की रेट से। अदर बिल्डिंग है तो 10% की रेट से। लेकिन टेम्पररी बिल्डिंग है जिसको वुडन स्ट्रक्चर वगैरह बोलते हैं, तो उसमें 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्या बोला मैंने? बिल्डिंग है। नॉर्मली जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है, रेसिडेंशियल मतलब जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय के रहने के लिए क्वार्टर वगैरह होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5%, अदर बिल्डिंग पे 10%, टेम्पररी
मशीनरी बिल्डिंग पे आपको 40% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। फर्नीचर पे कौन सी रेट से मिलता है? 10% की रेट से मिलता है। अब एक और चीज समझना, इंटेंजिबल असेट जो होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, उस पे 25% की रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन सर प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज इंटरेस्टिंग। प्लांट एंड मशीनरी में अगर मोटर व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी में अगर मोटर व्हीकल है जो नॉर्मली यूज होता है मोटर व्हीकल, तो उस पे आपका 15%। लेकिन अगर मोटर व्हीकल हायरिंग बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, जैसे ओला में आपकी बस चल रही है, टैक्सी चल रही है, या फिर ट्रेवल्स वाली आपकी बसेस वगैरह है, या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है जिसको अपन बोल सकते हैं हायरिंग बिजनेस एंड ऑल, तो उस केस में आपको डेप्रिसिएशन की रेट 30% हो जाएगी। तो देखो, मोटर व्हीकल नॉर्मली 15%, हायरिंग बिजनेस है तो 30%। अब यहां पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपने मोटर व्हीकल परचेज एंड पुट टू यूज किया है बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके और 31 मार्च 2020 के बीच में, अगर आपने मोटर व्हीकल, उस टाइम क्या हुआ था, कार की सेल है वो बहुत कम हो गई थी, अगर आपने मोटर व्हीकल 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में परचेज एंड पुट टू यूज दोनों इस पर्टिकुलर पीरियड में हुआ है, तो नॉर्मली आपका जो डेप्रिसिएशन का रेट 15% है उसकी जगह 30% हो जाएगा, और हायरिंग बिजनेस वाला जो 30% है उसकी जगह बेटा आपका 45% हो जाएगा। जो आपका 30% है उसकी जगह 45% हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मोटर व्हीकल नॉर्मली 15%, हायरिंग बिजनेस 30%। बट अगर मोटर व्हीकल परचेज और पुट टू यूज किया है बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, तो नॉर्मल केस में आपका 30% और हायरिंग बिजनेस 45%। अब एक बात समझना, शिप जो पानी में चलती है उस पर डेप्रिसिएशन की रेट 20% है, एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है उस पर 40% है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे आपकी डेप्रिसिएशन की रेट 40% है, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे 40% है, जो बुक्स होती है बुक्स पे आपकी 40% है। अब एक और चीज समझना, विंडमिल्स के केस में जो पवन चक्की होती है, विंडमिल्स होती है, विंडमिल्स आपको ध्यान रखना है विंडमिल्स इंस्टॉल कब हुई है। अगर विंडमिल्स 1/4/2014 से पहले इंस्टॉल हुई तो 15%, उसके बाद इंस्टॉल हुई है तो उस केस में आपका 40%। तो विंडमिल्स अगर इंस्टॉल हुई है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 तो 40%, उससे पहले हुई है तो 15%। अब एक और चीज समझना, जो तुम्हारे ऑयल वेल्स होते हैं, जो पानी के नहीं, जो तेल के कुएं रहते हैं, ऑयल वेल्स, वो भी प्लांटेड मशीनरी में आते हैं और उस पर 15% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, डेप्रिसिएशन लेना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? राइट आंसर इज मैंडेटरी, आपको डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं क्लेम किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जबरदस्ती देगा, आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज मैंडेटरी। अब एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारे मोबाइल फोन होते हैं और ईपीए बीएक्स है, सर ईपीए बीएक्स का मतलब क्या होता है? इंटरकॉम कॉलिंग सिस्टम। सर ये किस में आते हैं? सर कि ये कंप्यूटर में आएंगे या अदर प्लांट एंड मशीनरी में आएंगे? 15% वाली में राइट आंसर इज ये अदर प्लांट एंड मशीनरी में आएंगे। मोबाइल फोन जो है और ईपीए बीएक्स है ये कंप्यूटर नहीं है करके, ठीक है? मोबाइल फोन और ईपीए बीएक्स है ये कंप्यूटर नहीं है, ये अदर प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे आपको 15% की रेट से डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो भी प्रिंटर वगैरह होते हैं, प्रिंटर है, यूपीएस है, जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, उस पे आपको कंप्यूटर की रेट से ही, दैट इज 40% की रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना सर, डेप्रिसिएशन क्लेम करने का सिस्टम क्या है? तो मैं बताऊं, दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल असेट सिस्टम और एक होता है ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम किसको बोलते हैं? जो आप अकाउंट में फॉलो करते हो। अकाउंट में आप क्या करते हो? हर एक असेट पे अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल असेट सिस्टम। इंडिविजुअल असेट सिस्टम तभी लगेगा जब आप एसएलएम मेथड फॉलो करते हो, और एसएलएम मेथड कौन फॉलो कर सकता है? सिर्फ पावर यूनिट। तो पावर यूनिट्स अगर एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो इंडिविजुअल असेट सिस्टम जैसा आप अकाउंट में करते हो वैसा करो। लेकिन बाकी सब लोगों को तो डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है, तो डब्ल्यूडीवी फॉलो करना है तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम लगता है। अब आप बोलोगे ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम क्या होता है? बड़ा सिंपल है। ब्लॉक का मतलब होता है, आप एक काम करो, असेट का ग्रुप बनाओ, असेट का ग्रुप बनाओ जिसमें सेम रेट की असेट और सेम क्लास की असेट का क्लास, वो 4 क्लास, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल असेट, प्लांट एंड मशीनरी, मींस क्लास भी सेम होनी चाहिए और रेट भी सेम होनी चाहिए। उन असेट को एक साथ में जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। आप ब्लॉक वाइज हिसाब रखो, ब्लॉक ऑफ असेट बनाओ, तो भैया ब्लॉक ऑफ असेट ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो जो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करता है, और सबको डब्ल्यूडीवी करना पड़ता है, तो जब डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करते हो तो आपको ब्लॉक ऑफ असेट सिस्टम लगेगा। ब्लॉक ऑफ असेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ असेट हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेम क्लास ऑफ असेट, मींस रेट भी सेम है, क्लास भी सेम है, उसको एक साथ में जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड योर ब्लॉक ऑफ असेट। अब एक और चीज समझना सर, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है? बड़ा सिंपल है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। यहां पे क्या करने का, सबसे पहले आप ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ले लो, मींस ब्लॉक का जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी इस साल ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ले लो। उसमें इस साल आपने जो परचेज की ना असेट, उसको ऐड कर दो, जो जो आपने परचेज किया उसको आप ऐड कर दो। लेकिन परचेज को ऐड जब करोगे आप 3 पार्ट में ऐड करोगे। पहला तो असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज और मोर,
मींस असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर। दूसरा करोगे असेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। और तीसरा करोगे असेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। अगर पुट टू यूज किया ही नहीं तो भी ब्लॉक का पार्ट बनेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप ले लो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक में फिर आप क्या करोगे, इसमें परचेज जो किया है वो आप ऐड करो। और परचेज तीन पार्ट में ऐड करने का, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज और मोर, दूसरा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज और तीसरा नॉट पुट टू यूज। अब एक और चीज समझना, इसमें से आप लेस करोगे मनी पेबल। मनी पेबल का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ असेट। अगर जो असेट आपने सेल कर दिया तो असेट जो सेल कर दिया वो सेलिंग प्राइस ऑफ असेट है, वो आप लेस कर दो। जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन। और वो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन आएगा ना, उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो असेट इस साल आपने पुट टू यूज ही नहीं किया तो उस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। अगर आपने पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज तो उस पे आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो भी बचेगा बैलेंस वाला उस पे फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैं क्या बोल रहा हूं, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक लिया, उसमें ऐड कर दो परचेज। परचेज को तीन पार्ट में ऐड करो, एक तो नॉट पुट टू यूज वाला, दूसरा पुट टू यूज 180 डेज और मोर, तीसरा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। और जो भी आता है उसमें से लेस करो मनी पेबल। मनी पेबल का मतलब इस साल जो असेट सेल कर दी वो लेस कर दो, जो बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। और जो पुट टू यूज किया नहीं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो लेस देन 180 डेज वाला है उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, और जो भी बैलेंस रहेगा उस पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, अगर कोई असेट आपने इस साल में एक्वायर की, asset is acquired during the current year and put to use for less than 180 days in that previous year, मतलब इस साल में आपने एक्वायर किया और इस साल लेस देन 180 डेज है तो उस केस में उस पे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। और 180 डेज या उससे ज्यादा पुट टू यूज किया तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये 180 डेज कौन सी डेट आती है, तो ध्यान रखना, अगर आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज किया, लीप ईयर नहीं है ये वाला, अगर आपने 4 अक्टूबर या उसके बाद पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 4 अक्टूबर से पहले मींस 3 अक्टूबर या उससे पहले 1 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में पुट टू यूज कर दिया तो आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, अप टू 3 अक्टूबर किया तो आपको फुल रेट से, और 4 अक्टूबर उसके बाद पुट टू यूज किया तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यह हाफ रेट वाला फंडा तभी चलेगा जब आपने असेट इस साल में एक्वायर किए। अगर इस साल एक्वायर की और इस साल पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट। अगर आपने इस साल एक्वायर की, इस साल पुट टू यूज किया ही नहीं, अगले साल आपने पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज तो भी आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो सिर्फ उस ईयर के लिए लगती है जिस ईयर में आप असेट एक्वायर करते हो। तो असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर तो ही आपको हाफ रेट का फंडा लगेगा। अब एक और चीज समझना, सर अगर मान लो कोई भी अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है कंपनी का, अमलगमेशन डीमर्जर या सक्सेशन हो जाता है। अमलगमेशन डीमर्जर का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो जाती है, या दो कंपनी मर्ज होकर एक तीसरी कंपनी बनती है, या डीमर्जर हो जाता है, कोई कंपनी टूट के नई कंपनी बन जाती है। या सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी टाइप का सक्सेशन, जैसे एक प्रोप्राइटरी कंसर्न था जो पहले प्रोप्राइटरी बिजनेस था उसको कंपनी में बदल दिया, या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को कंपनी में बदल दिया, या कंपनी के बिजनेस को एलएलपी में बदल दिया, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। तो ये जो सक्सेशन अमलगमेशन डीमर्जर होता है तो सर उस साल का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, अगर अमलगमेशन हुआ इन बिटवीन द ईयर तो उस साल का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा। तो मैं बताऊं, उस साल का डेप्रिसिएशन पहले आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं है। आप ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन हुआ ही नहीं, और जो भी डेप्रिसिएशन आता है उसको आप डिवाइड कर दो प्रीडिसेसर और सक्सेसर में, प्रीडिसेसर और सक्सेसर में इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम। तो पहले आप डेप्रिसिएशन को ऐसे कैलकुलेट करो जैसे अमलगमेशन डीमर्जर हुआ ही नहीं है, और उसके बाद उसको बाइफरकेट करके और आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसमें, प्रीडिसेसर और सक्सेसर में, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज असेट यूज्ड बाय देम। अब एक और चीज समझना, सर अगर आप असेट बेच देते हो, ब्लॉक ऑफ असेट की असेट है उसको अगर आप बेच देते हो तो क्या कैपिटल गेन होगा, आंसर इज यस, दो केस में कैपिटल गेन होगा। अगर कोई ब्लॉक था और ब्लॉक में जितनी असेट थी, अगर आप ब्लॉक की असेट बेच देते हो तो दो केस में कैपिटल गेन होगा। एक तो पूरा ब्लॉक ही बिक जाता है, आपका पूरा ब्लॉक, जितनी ब्लॉक में असेट थी सब असेट आपने बेच दी, तो ध्यान रखना हमेशा कैपिटल गेन होगा, और कैपिटल गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। देखो पूरा ब्लॉक बिक गया, पूरा ब्लॉक बिक गया और सेलिंग प्राइस अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस इस साल परचेज किया उससे ज्यादा सेलिंग प्राइस है, तो आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
और अगर सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से कम है तो आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये शॉर्ट टर्म क्यों होता है? क्योंकि एक बात बताओ, भले कितना भी पीरियड पुराना हो, 4 साल पुरानी एसेट हो, तो भी यहां पे शॉर्ट टर्म ही होगा। क्योंकि एक बात बताओ, जब आपने डेप्रिसिएशन लिया था तो आपने कितना परसेंट टैक्स सेव किया था? 30% टैक्स सेव किया था। बिजनेस की इनकम आपकी कम हुई थी, 30% टैक्स सेव किया था। तो अब आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म होता तो लॉन्ग टर्म पे तो 20% ही टैक्स आता ना। इसके लिए यहां पे शॉर्ट टर्म होगा, जिससे कि आप 30% टैक्स पे कर सको। तो मैंने क्या बोला, देखो, अगर आप ब्लॉक पूरा बेच देते हो, आपने ब्लॉक जो था वो ब्लॉक को पूरा बेच दिया, पूरा जो ब्लॉक था उस ब्लॉक को बेच दिया, ठीक है। ब्लॉक में जितनी असेट थी 10 असेट थी, 10 बेच दी। तो या तो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर सेलिंग प्राइस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, अगर ब्लॉक की कुछ असेट बिकती है, जैसे मान लो 10 असेट थी ब्लॉक में, उसमें से आपने 5 असेट बेच दी, लेकिन वो 5 असेट का सेलिंग प्राइस है ना, वो उस ब्लॉक के ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज से ज्यादा है, तो वहां पे बेटा आपका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो देखो, मैंने क्या बोला, आपको कैपिटल गेन दो ही केस में हो सकता है, या तो पूरा ब्लॉक ही बिक जाता है, पूरा ब्लॉक बिक गया तो उस केस में आपको कैपिटल गेन होगा। दूसरा, अगर मान लो ब्लॉक की कुछ असेट आपने बेची है, पूरा ब्लॉक नहीं बिका, कुछ असेट बेची है, और कुछ असेट बेची और उस कुछ असेट का सेलिंग प्राइस मोर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज है, तो उस केस में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अदरवाइज आप नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 32(1)(a), दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता ही है, लेकिन आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। हर किसी को नहीं मिलता यहां एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 लोगों को मिलता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो, पावर जनरेशन बिजनेस में हो, पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में हो, या पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हो। तो 4 लोगों को मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पावर जनरेशन बिजनेस, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करता है। जो एसएलएम वो पावर यूनिट्स करती है ना, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सिर्फ जो डब्ल्यूडीवी मेथड फॉलो करता है उनको ही मिलता है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन हर असेट पे नहीं मिलता, बिल्डिंग पे ना बाबा ना, फर्नीचर पे नहीं मिलता, इंटेंजिबल असेट पे नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है। और प्लांट एंड मशीनरी पे भी सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, जो ऑफिस प्रीमाइसेस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, व्हीकल शिप एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, एज वेल एज जिस पे 100% डिडक्शन मिल जाता है पीजीबीपी में, उन पे भी नहीं मिलेगा। मींस नॉर्मली न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो क्या बोला मैंने, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है, और उसमें भी सेकेंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ऑफिस में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में यूज होती है उस पे नहीं मिलेगा करके, ठीक है। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसपे ऑलरेडी 100% डिडक्शन मिल जाता है उस पे नहीं मिलेगा। शिप एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? 20% ऑफ द कॉस्ट, मतलब जो असेट का कॉस्ट है उसका 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो मिलता है, 20%। लेकिन सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा, जिस ईयर में आपने उस असेट को पहली बार पुट टू यूज किया। तो जिस ईयर में उस असेट को आपने पहली बार पुट टू यूज किया, उस ईयर में आपको 20% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर असेट पुट टू यूज है वो लेस देन 180 डेज है, असेट पुट टू यूज किया वो लेस देन 180 डेज है, तो 10% आपको इस साल मिलेगा और 10% आपको अगले साल मिलेगा। मींस इस साल अगर लेस देन 180 डेज है तो 10% इस साल मिलेगा, 10% आपको अगले साल मिलेगा। दैट इज कॉल्ड योर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एक और चीज समझना, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो होता है ना, वो प्रिंटिंग वाला जो बिजनेस है, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाता है, और उसमें भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। अब क्वेश्चन आता है एक्चुअल कॉस्ट कि सर एक बात बताओ, असेट ब्लॉक में जब असेट परचेज को ऐड करते हैं तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट लिखते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, जो परचेज प्राइस है वो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको भी अपन ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन का खर्चा है उसको भी अपन ऐड करेंगे, एज वेल एज ट्रायल रन या टेस्ट रन का खर्चा किया उसको भी अपन ऐड करेंगे। अगर असेट लोन लेके खरीदी थी, असेट अगर आपने लोन लेके खरीदी थी, तो पुट टू यूज तक की डेट का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी एक्चुअल कॉस्ट में आएगा। सर जीएसटी अगर पे किया था, जीएसटी वगैरह, ठीक है, या एक्साइज ड्यूटी वगैरह, कस्टम वगैरह टैक्स पे किया था असेट पे, तो क्या वो भी एक्चुअल कॉस्ट में आएगा? अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो वो एक्चुअल कॉस्ट में आएगा, बट अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, अगर असेट पे जो टैक्स आपने पे किया क्या वो ऐड होगा ब्लॉक में, एक्चुअल कॉस्ट में आएगा? तो भैया अगर उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता तो वो एक्चुअल कॉस्ट में आएगा, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो एक्चुअल कॉस्ट में वो नहीं आएगा। नहीं मिलता तो आएगा, अगर मिलता है तो वो फिर नहीं आएगा एक्चुअल कॉस्ट में। अब एक और चीज समझना, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है आपको,
अगर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी मिली असेट से रिलेटेड, तो वो एक्चुअल कॉस्ट में से लेस हो जाएगी। मींस एक्चुअल कॉस्ट लेते टाइम उसमें से आपको लेस करना है। अब एक और चीज समझना, अगर आपने कोई ट्रायल रन प्रोडक्ट बनाया था और वो ट्रायल रन प्रोडक्ट जो टेस्ट रन किया था उससे कुछ प्रोडक्ट बन गया, वो आपने बेच दिया, तो बेचने से जो पैसा मिला वो आपका लेस हो जाएगा यहां पे एक्चुअल कॉस्ट निकालते टाइम। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी असेट आपने एक्वायर की और उससे रिलेटेड आप कोई पेमेंट कर रहे हो, उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा या असेट का खर्चा अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन, तो वो आप कैश में पे नहीं कर सकते। अगर आपने कैश में पे किया तो वो तुम्हारे एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 से ज्यादा का अगर खर्चा है तो इट हैज टू बी पेड आइदर बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, बट आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अगर कैश में पेमेंट किया तो फिर वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद में यहां पे सेक्शन 43(1) की कुछ एक्सप्लेनेशन आती है। अब एक चीज समझना, ये एक्सप्लेनेशन सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करके, ठीक है, बट तो भी मैं एक बार बता देता हूं। देखो, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये बोलती है कि असेट अगर जो थी पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी, पहले आप साइंटिफिक रिसर्च में यूज करते थे और उधर उस पे आपने डिडक्शन ले लिया, साइंटिफिक रिसर्च खत्म हो गया, कोरोना की वैक्सीन बन गई, उसके बाद वो लैब बंद कर दी और वो असेट को आपने नॉर्मल बिजनेस में ला लिया। तो बिजनेस में जब लाओगे तो आपको ब्लॉक में ऐड करनी पड़ेगी। ब्लॉक में कौन सी वैल्यू से ऐड करोगे, नील वैल्यू से ऐड करोगे। ब्लॉक में आप नील वैल्यू से ऐड करोगे, दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जीरो वैल्यू से आपको ब्लॉक में ऐड करना है। दूसरी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन 1A है। 1A क्या बोलती है कि अगर कोई असेट है जो पहले आपकी स्टॉक इन ट्रेड थी, बिल्डर के लिए कोई स्टॉक इन ट्रेड था बिल्डिंग, फिर आपने स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया और वो कैपिटल असेट डेप्रिशिएबल कैपिटल असेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लेना है, तो भैया जो एफएमवी पीजीबीपी में टैक्सेबल हुई थी, एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन जो पीजीबीपी में टैक्सेबल हुआ था, वही एफएमवी तुम्हारे लिए एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। मींस एक्चुअल कॉस्ट उसको अपन ऐड करेंगे ब्लॉक में। जैसे बिल्डर है, बिल्डर के लिए पीएनडल के थ्रू रूट होती थी बिल्डिंग, अब उसने क्या किया, बिल्डिंग को खुद का ऑफिस खोल दिया उसमें, तो भैया वो कहां बैलेंस शीट में लेके आया, तो बैलेंस शीट में जो फेयर मार्केट वैल्यू जब कन्वर्जन के टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू थी वही एक्चुअल कॉस्ट रहेगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये बोलती है कि अगर कोई असेट आपको गिफ्ट में मिलती है या विल में मिलती है, इनहेरिटेंस में मिलती है, तो आप एक्चुअल कॉस्ट क्या लोगे पता है, एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, मतलब प्रीवियस ओनर का कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू हिम, और जितना उसको डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया था वो आप लेस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी योर एक्चुअल कॉस्ट। अब एक और चीज समझना, एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ये बोलती है कि कोई भी असेट आपने खरीदी और वो बहुत ज्यादा वैल्यू पे खरीदी है, में से आप हाई वैल्यू पे खरीद रहे हो, आपका मेन इंटेंशन क्या है पता है, ज्यादा वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लेना, तो जबरदस्ती ज्यादा वैल्यू पे खरीद रहे हो, तो उस केस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेगा असेसिंग ऑफिसर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 ये बोलती है कि कोई असेट आपकी थी, आपने उसको बेच दिया, थोड़े टाइम बाद वापस आपने खरीद लिया, पहले आपने बेच दिया और घुमा फिरा के वापस आपने खरीद लिया, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, डब्ल्यूडीवी जिस टाइम आपने बेचा था उस टाइम का डब्ल्यूडीवी क्या था और जितने में आपने रीएक्वायर किया उसका रीएक्विजिशन कॉस्ट क्या है, विच एवर इज लोअर आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा, विच एवर इज लोअर है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा। क्या बोला, डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफर और जितने में रीएक्वायर किया विच एवर इज लोअर। अब एक और चीज समझना, अगर कोई असेट आपने खरीदी और उसी पर्सन को आपने लीज बैक कर दी, एक्सप्लेनेशन नंबर 4A की बात कर रहा हूं, अगर कोई असेट आपने खरीदी और सेम पर्सन को आपने लीज बैक कर दी, सेम पर्सन को आपने लीज बैक कर दी, तो आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, सेलर का डब्ल्यूडीवी, जो सेलर का डब्ल्यूडीवी था वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये बोलती है कि भैया अगर कोई भी बिल्डिंग है जो पहले किसी अदर पर्पस के लिए यूज होती थी, जैसे बिल्डिंग है पहले मैं खुद के रहने के लिए यूज करता था, अदर पर्पस के लिए यूज होती थी, बिजनेस में यूज नहीं होती थी, अब आप उसको बिजनेस में ला रहे हो, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी पता है, जितने में वो बिल्डिंग आपने खरीदी थी, मतलब जितने में आपने वो बिल्डिंग खरीदी थी, मान लो जो भी रेट में आपने खरीदी होगी आज से 10 साल पहले, वो वैल्यू लो और माइनस इतने सालों का नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करो, मतलब जितने साल आपने बिजनेस में यूज नहीं किया था उतने सालों का आप नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करो, और नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन नोशनल डेप्रिसिएशन लेस करते टाइम डेप्रिसिएशन की रेट आपको आज की लेनी है, तो आज की डेप्रिसिएशन की रेट लो और नोशनल डेप्रिसिएशन आप लेस कर दो, जो बचेगा दैट इज कॉल्ड योर एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 6, 7 और 7A ये बोलती है कि अगर अमलगमेशन डीमर्जर होता है या फिर होल्डिंग ने सब्सिडरी को ट्रांसफर की, तो उस केस में टैक्स तो लगता नहीं, तो जो उसका डब्ल्यूडीवी था वही आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई भी एसेट है आपने बोरोड फंड से खरीदी है, उधार पैसे लेके एसेट खरीदी है, तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो आपका कैपिटलाइज होगा, वो एक्चुअल कॉस्ट में ऐड होगा, और पुट टू यूज के बाद का इंटरेस्ट है वो आपके पीएनडल के डेबिट में जाएगा, वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 9 ये बोलती है, एक्सप्लेनेशन नंबर 9 ये बोलती है कि भैया
अगर कोई भी असेट है, वो असेट पे आपने कोई टैक्स भरा है, जैसे जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह, तो उसका अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है तो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा, बट नहीं मिलता तो उसको एक्चुअल कॉस्ट में जोड़ेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट सब्सिडी एक्चुअल कॉस्ट से लेस हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 11, 12, 13 है, वो अभी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना आप लोग, जब भी आपकी आधी कुछ इनकम, बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ इनकम आपकी बिजनेस है और कुछ एग्रीकल्चर है। जैसे आपको टी कॉफी रबड़ याद है, टी कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में 40% बिजनेस होता है, 60% एग्रीकल्चर होता है। तो उस केस में आपको क्या करने का पता है, आपको जो पीएनडल बनाते हो ना, तो ये मानो कि सब बिजनेस ही है। आप डेप्रीशिएशन पूरा लोगे, डेप्रीशिएशन वगैरह नॉर्मली आप कैलकुलेट करो, और जो भी डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे ब्लॉक में से भी आपको पूरा उतना ही लेस करना है करके, ठीक है। चलो, उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द एसएलएम मेथड वाले। जो एसएलएम मेथड वाले होते हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट, वो एसएलएम मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो जब वो एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो सर उनका अगर मान लो असेट को बेच देते तो कैसे क्या होगा, तो देखो एसएलएम मेथड फॉलो करते हैं तो आपको इंडिविजुअल असेट सिस्टम लगेगा, एक एक असेट का हिसाब रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एसएलएम मेथड से डेप्रीशिएशन ले रहे हो, जो भी डब्ल्यूडीवी आया, डब्ल्यूडीवी मींस रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। डेप्रीशिएशन एसएलएम मेथड से लेने के बाद अगर आपने असेट बेच दी, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने असेट 100 में खरीदा था, अभी 2 साल डेप्रीशिएशन ले लिया, उसकी डब्ल्यूडीवी 80 है, आज आपने 72 में बेच दिया, तो लॉस कितना हुआ 8 का। इस लॉस को सीधा पीएनडल के डेबिट में डालेंगे और इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीशिएशन। ये जो लॉस है इसको अपन पीएनडल के डेबिट में डालेंगे और इसको बोलेंगे टर्मिनल डेप्रीशिएशन। अगर मान लो 80 का डब्ल्यूडीवी था, आपने 89 में बेच दिया, तो 9 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ ना, इस 9 रुपीज के प्रॉफिट को अपन बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज और पीएनडल के क्रेडिट में डालेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने असेट को 117 में सेल कर दिया, तो 117 में सेल कर दिया, तो 80 से 100 का प्रॉफिट है, उसको तो बैलेंसिंग चार्ज पीएनडल के क्रेडिट साइड में, बैलेंसिंग चार्ज पीएनडल के क्रेडिट साइड में, पीजीबीपी का इनकम। लेकिन जो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा आया, 100 रुपीज कॉस्ट था, 117 आया, तो जो 17 रुपीज है ना, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, बहुत बार असेट क्या होती है, पार्टली बिजनेस के लिए यूज होती है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है। तो भैया आपको जो डेप्रीशिएशन है या उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे जो बिजनेस वाले हैं वही अलाउ होंगे, पर्सनल पर्पस वाले अलाउ नहीं होंगे। जितने आपको अलाउ होते हैं वही आपके ब्लॉक में से लेस होगा। जो डेप्रीशिएशन आपको अलाउ होता है उतना ही आपको ब्लॉक में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। यहां पे आपका सेक्शन 32 है वो खत्म हो जाता है। अब एक बात समझना, अपन नेक्स्ट सेक्शन चालू करते हैं, दैट इज द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च पढ़ने के लिए आप मेरी तरफ देखोगे सिर्फ, ठीक है, बुक में नहीं देखोगे, इधर भी नहीं देखोगे, मेरी तरफ देखोगे। देखो साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 बोलती है कि भैया साइंटिफिक रिसर्च पे अगर आप खर्चा करते हो तो डिडक्शन कैसे मिलेगा। इसको दो पार्ट में सेक्शन को डिवाइड करते हैं, एक होता है इन हाउस रिसर्च और एक होता है डोनेशन टू आउटसाइडर। डोनेशन टू आउटसाइडर मतलब आईआईटी, नेशनल लेबोरेटरी, उनको आप डोनेशन दो। और इन हाउस रिसर्च का मतलब क्या होता है? आप खुद रिसर्च कर रहे हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड इन हाउस रिसर्च। पहले हम बात करते हैं इन हाउस रिसर्च की। अब एक चीज समझना, इन हाउस रिसर्च मींस रिसर्च हो रहा है आपके बिजनेस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च। अब एक चीज समझना, उसमें दो पार्ट, एक होता है रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और एक होता है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले हम बात करते हैं रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस भी चल रहा है, रिसर्च भी कर रहे हो। जैसे सिप्ला है, रेनबैक्सी है, उनका बिजनेस भी चल रहा है, वो रिसर्च भी करते हैं। तो रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन, लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक होता है रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मींस बिजनेस है ही नहीं और आप रिसर्च कर रहे हो, तो क्या वो खर्चे भी अलाउ होते हैं? आंसर इज यस, बट मैक्सिमम 3 years बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इज अलाउड। मैक्सिमम 3 years बिफोर द डेट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर इज अलाउड। मतलब आज बिजनेस चालू हुआ तो पिछले 3 साल जो खर्चे किए वो अलाउ होंगे, लेकिन उसमें भी कौन से? रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल का खर्चा, और सैलरी में भी परक्यूजिट को छोड़ के ओनली सैलरी और मटेरियल के खर्चे पे 100% डिडक्शन मिलेगा। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिलेगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सबसे पहली चीज, रिसर्च ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कर रहे हो, दो पार्ट।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस रेवेन्यू पे 100%, कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100%। अब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में मैक्सिमम 3 साल के खर्चे अलाउ होंगे, रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी और मटेरियल का खर्चा अलाउ होगा, बाकी अलाउ नहीं होगा, और कैपिटल में लैंड को छोड़ के बाकी पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, लास्ट ईयर तक एक सेक्शन जो 35(2)(a) होती थी उसमें ये था कि कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उसमें 150% डिडक्शन मिलता था। अब वो हट गया है, वो 100% हो गया है, वहां पे भी 100% हो गया। तो आपको जितना मैंने अभी आपको समझाया उतना आपको याद रखना है। अब एक चीज समझना, अगर आप डोनेशन टू आउटसाइडर देते हो, आउटसाइडर को डोनेशन देते हो, मींस आप रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ दान दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो डिडक्शन मिलेगा या नहीं, उसमें 3 पार्ट। सबसे पहली चीज, आप डोनेशन दे किसको रहे हो? अगर आप डोनेशन दे रहे हो किसको? राहुल आईसीयू को। राहुल आईसीयू का मतलब रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को। साइंटिफिक रिसर्च के लिए दे रहे हो 100% डिडक्शन। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दे रहे हो तो भी 100% डिडक्शन। लास्ट ईयर तक यहां पे पता है 150% हुआ करता था एंड ऑल, अभी सब जगह 100% है, मैक्सिमम 100%। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर आपने रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100%, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए तो भी 100%, अगर आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को दिया तो भी 100%। लास्ट ईयर तक यहां 150% होता था, अब बेटा 100% है, सब जगह आपका 100%। अगर आपने किसी इंडियन कंपनी को दिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज्ड है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो भी 100%। तो देखो बेटा 3 पार्ट मैंने क्या बताया, पहली चीज आप डोनेशन दे किसको रहे हो? अगर आप रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को दे रहे हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100%, सोशल स्टैटिस्टिकल के लिए 100%, आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100%, इंडियन कंपनी को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कभी लैंड पे डिडक्शन यहां पे नहीं मिलता, जैसे मैंने बोला इन हाउस रिसर्च में, लेकिन आपने लैंड और बिल्डिंग साथ में खरीदा, तो आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, लैंड वाले पार्ट पे नहीं मिलेगा और बिल्डिंग वाले पार्ट पे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 35CCC। अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे आप खर्चा करते हो 100% डिडक्शन मिलेगा। लास्ट ईयर तक यहां 150% था, बट इस साल से आपका 100% हो गया है। 35CCC ऑल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के। तो मैंने क्या बोला, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे खर्चा करो 100% डिडक्शन मिलेगा ऑल एक्सपेंडिचर पे एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, और ये डिडक्शन ऑल एसएससी को मिलता है। लेकिन उसके बाद 35CCD ये बोलता है, अगर स्किल डेवलपमेंट पे आपने खर्चा किया, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे अगर आपने खर्चा किया, ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है, 100% डिडक्शन मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के। तो देखो बेटा दोनों सेक्शन में फर्क क्या है, पहला 35CCC, दूसरा 35CCD। पहला सेक्शन जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाला है, दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला है, दोनों में 100% डिडक्शन मिलता है। पहला ऑल एसएससी के लिए है, दूसरा सिर्फ कंपनी के लिए है। और एक और चीज समझना बेटा, दोनों में ऑल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन मिलता है एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 35D इज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या अलाउ होता है? आंसर इज यस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? ऐसा एक्सपेंडिचर जब आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो उस टाइम खर्चा करते हो, या पुराने बिजनेस का एक्सटेंशन कर रहे हो तब, या नया यूनिट सेटअप कर रहे हो तब जो खर्चा करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनवाना, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, या इंजीनियरिंग सर्वे है, मार्केट सर्वे है, या फिर आपके एमओए एओए का ड्राफ्टिंग का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, शेयर डिबेंचर इशू एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या डिडक्शन हर एसएससी को मिलता है? आंसर इज ओनली रेजिडेंट पर्सन को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता, सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को मिलता है। उसमें एक चीज समझना, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है पता है? कि जितना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर वो आएगा, उतना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अलाउ होगा। और वो भी एक साथ में नहीं होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होगा। तो क्या बोला मैंने कि जो भी तुम्हारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर जो आएगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा। लेकिन एक बात समझना, इंडियन कंपनी के लिए ऑप्शन है कि ये 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की जगह वो कैपिटल एम्प्लॉयड भी ले सकते हैं। तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से जो ज्यादा रहेगा उसका अपन 5% और एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिचएवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, और वो भी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अब एक और चीज समझना, सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसमें आप बोल रहे हो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि भैया जो नया बिजनेस आपने चालू किया है, या जो बिजनेस का आपने एक्सटेंशन किया है, या नया यूनिट सेटअप किया है, उसमें फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उसमें फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट किया,
एज पर द लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट, जिस ईयर में स्टार्ट किया उस ईयर की जो लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट रहेगी उसके हिसाब से आपने फिक्स एसेट में कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड किसको बोलेंगे, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो भी आपका शेयर कैपिटल है प्लस डिबेंचर है प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ध्यान रखना रिजर्व एंड सरप्लस इसमें नहीं आता, सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहां पे नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होती है 35 डीडीए। 35 डीडीए ये बोलती है कि भैया अगर मान लो कोई भी आपका वीआरएस का खर्चा होता है, वॉलंटरीली रिटायरमेंट स्कीम का खर्चा होता है कि भैया एम्प्लॉय की एज है अभी तक बाकी है सर्विस, तो भी उसको बोला जाओ घर पे जाके मजे करो, दैट इज कॉल्ड वीआरएस का पैसा दे दिया उनको। तो वीआरएस का खर्चे का डिडक्शन भी मिलता है, लेकिन ये ऑल एसएससी को मिलता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलता है। अब एक और चीज समझना, अगर ये वीआरएस और मैंने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये दोनों 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलता है, सर मान लो उस 5 साल में पहले ही अमलगमेशन डीमर्जर हो जाता है, तो क्या होगा, जिस ईयर में अमलगमेशन डीमर्जर हुआ उस ईयर का डिडक्शन जो है वो नए वाले कंपनी को मिलेगा। मींस जो नई वाली कंपनी है वो नई वाली कंपनी को मिलेगा और रिमेनिंग बचा हुआ भी नई को मिलेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, साई लिमिटेड ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था 10 करोड़ का और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। मान लो 2 करोड़ ले लिया, तीसरे साल अमलगमेशन हो गया, तो तीसरे साल नई कंपनी को मिलेगा, चौथे साल नई कंपनी को मिलेगा, पांचवें साल नई कंपनी को मिलेगा। ठीक है, अमलगमेशन डीमर्जर हुआ तो। लेकिन 35 डीडीए जो सेक्शन है, 35 डीडीए इज रिलेटेड टू योर वीआरएस का खर्चा। उसमें तो अगर सक्सेशन हो जाता है, सक्सेशन का मतलब अगर प्रोप्राइटरी से कंपनी बदल जाता है या पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बदल जाता है, कंपनी से एलएलपी बदल जाता है, तो उसमें भी रिमेनिंग डिडक्शन है वो नए वाले एसएससी को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 35 एडी। 35 AD इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस। अब एक बात समझते हैं, यहां पे 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है। कितने स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है। और ये 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है ना, इनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है। रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है, यहां कैपिटल पे 100% डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस, सबसे पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट। दूसरा वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा पेट्रोलियम नेचुरल गैस का पाइपलाइन होना चाहिए। चौथा होटल होना चाहिए, कितना, 2 स्टार और अबोव कैटेगरी। या हॉस्पिटल होना चाहिए 100 बेड और मोर वाला। या हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इन इंडिया। या बी कीपिंग, बी हनी और प्रोडक्शन ऑफ द बीज वैक्स, अगर वो बिजनेस है। कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन वाला। उसके बाद में तुम्हारा वेयरहाउसिंग फॉर द शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये टोटल 14 ऐसे बिजनेस है जिसमें बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। रेवेन्यू पे तो दुनिया देती है, या 14 बिजनेस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन से 14 बिजनेस, मेरी तरफ देखो, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन, होटल होना चाहिए 2 स्टार और अबोव कैटेगरी, हॉस्पिटल 100 बेड और मोर वाला, प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर इन इंडिया, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम रीडेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, बी कीपिंग, बी हनी, बी वैक्स वाला, कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेयरहाउसिंग फॉर शुगर, स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और, सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब एक चीज समझना, ये सेक्शन ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप ये 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डिडक्शन लेना चाहते हो तो लो, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर मान लो इस सेक्शन में आपको डिडक्शन लेना है तो कुछ कंडीशंस है। और कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशन कि आपका जो भी बिजनेस है वो नया होना चाहिए, पुराने बिजनेस का स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बिजनेस शुड बी द न्यू। दूसरी कंडीशन, इन बिजनेस में जो भी प्लांटेड मशीनरी यूज होगी वो सब प्लांटेड मशीनरी आपकी न्यू होनी चाहिए। लेकिन बेटा सेकेंड हैंड हो सकती है, कितनी पता है, 20%। 20% तक सेकेंड हैंड हो सकती है। जैसे 100 करोड़ का प्लांटेड मशीनरी चाहिए तो 20 करोड़ का सेकेंड हैंड हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लो इंडिया के बाहर से आपने सेकेंड हैंड खरीदी, इंडिया के बाहर से आपने सेकेंड हैंड खरीदी जिसपे इंडिया में कोई डेप्रिसिएशन या बाहर कोई डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिया है, तो इंडिया के बाहर से जो सेकेंड हैंड खरीदोगे उसको नया ही माना जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद एक और चीज समझना, जो ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस पाइपलाइन का बिजनेस है वो सिर्फ इंडियन कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, या ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी कर सकती है। और जो इनकी पाइपलाइन की कैपेसिटी रहेगी ना, उसमें से कुछ पाइपलाइन है वो दूसरों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा। और वो कौन डिसाइड करेगा, पीएनजीआरबी डिसाइड करेगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि पेट्रोलियम पाइप की कैपेसिटी में से कुछ कैपेसिटी ऐसी है जो दूसरों को भी यूज करने के लिए देना पड़ेगा, एज वेल एज ये पीएनजीआरबी से अप्रूव होना चाहिए। जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसमें भी गवर्नमेंट के साथ में अग्रीमेंट होना चाहिए और सिर्फ इंडियन कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडियन कंपनी ही वो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस कर सकती है। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगा, तो क्या ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिल जाएगा? आंसर इज यस, 3 को छोड़ के।
तीन पे नहीं मिलेगा। एक तो लैंड पे नहीं मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं मिलेगा। तो लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनको छोड़ के आपके जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है सब पे 100% रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया और वो सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो नहीं मिलेगा। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो वो आप कैश में नहीं कर सकते, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, उससे ही कर सकते हो। अब आप एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, आप बोल रहे हो 100% रिडक्शन मिलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, तो इनिशियल ईयर में लॉस होगा या गेन होगा? बड़ा लॉस होगा इनिशियल ईयर में। इनिशियल ईयर में आपका लॉस ही होने वाला है। अब एक चीज समझना, जो स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस होता है, ये 14 बिजनेस का लॉस, ये सिर्फ 14 बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है। मींस स्पेसिफाइड लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, और जो भी लॉस आपका बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल तक पता है? अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनलिमिटेड ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, स्पेसिफाइड बिजनेस में जो असेट आप खरीदते हो, जिसपे आप 100% डिडक्शन लेते हो, क्या डेप्रीशिएशन मिलेगा? ना बाबा ना, आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। जब आप 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके हो 35 एडी में, तो डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, अगर मान लो आपने ये डिडक्शन ले लिया, इस असेट को आपने बेच दिया, तो जितने में बेचोगे ना, सेलिंग प्राइस सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। जितने में बेचोगे, जो सेलिंग प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस सीधा आपके पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये असेट अगर आपने बेची, जिस पे डिडक्शन लिया था, सेलिंग प्राइस विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, वो सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी असेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए खरीदते हो, वो आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं ले जा सकते। कितने साल तक? 8 साल तक। 8 years फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस ईयर में आपने एक्वायर किया स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई असेट, उसको आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरे दो बिजनेस है, एक होटल, एक कोचिंग क्लास। मैंने एसी है वो होटल के लिए खरीदा, तो होटल के लिए खरीदा उस ईयर से लेके 8 साल तक भैया मुझे उसी बिजनेस में यूज करना है, मैं उसको कोचिंग क्लास में ले जाके नहीं लगा सकता। अगर मैंने ऐसा किया, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की जो असेट है उसको मैंने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया, तो भैया जितना स्पेसिफाइड बिजनेस में मैंने डिडक्शन लिया था पहले, वो ले लो डिडक्शन वाला अमाउंट, माइनस करो डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी इज नॉट क्लेम। अगर 35 एडी ना क्लेम किया होता और डेप्रीशिएशन कितना मिलता, वो लेस करो, जो बचेगा उतना मेरे लिए पीजीबीपी का इनकम बन जाएगा उस साल में जिस साल में आपने नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर किया। तो मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं, जो असेट आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एक्वायर करते हो, फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन 8 इयर्स तक आप उसको दूसरे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो क्या होगा बेटा, जितना आपने डिडक्शन पहले लिया था माइनस डेप्रीशिएशन अलाउएबल इफ सेक्शन 35 एडी इज नॉट देयर, जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और एक बात बताओ, वहां नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ब्लॉक में ऐड करेंगे, और ब्लॉक में ऐड कौन सी वैल्यू से करेंगे पता है? जो उस असेट की कॉस्ट थी माइनस डेप्रीशिएशन अलाउएबल। अगर इस असेट को पहले से ही आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज करते तो कितना नोशनल डेप्रीशिएशन होता, वो नोशनल डेप्रीशिएशन लेस कर दो, जो बचेगा दैट विल बी एडेड टू द ब्लॉक ऑफ असेट ऑफ द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, और आई कैन से दैट द कोचिंग क्लास। इसका एग्जांपल मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, अगर वो एग्जांपल आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 36 क्या बोलती है कि कुछ खर्चों का डिडक्शन जो है वो 36 में मिलता है। सबसे पहला, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया, तो स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया तो प्रीमियम पे किया, क्या अलाउ हो जाएगा? आंसर इज यस, अलाउ। क्या प्रॉब्लम है? ये अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, क्या अलाउ होगा? आंसर इज यस। बट यहां पे एक कंडीशन है कि प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में प्रीमियम पे नहीं करना है, किसी भी मोड में आप प्रीमियम पे कर सकते हो कैश को छोड़ के। उसके बाद में अगर आपने मान लो एम्प्लॉय को बोनस एंड कमीशन दिया, तो क्या वो अलाउ होगा? आंसर इज यस। अगर आप बोनस और कमीशन अपने एम्प्लॉय को देते हो तो वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक सेक्शन टांग अड़ाएगी 43B। और 43B क्या बोलती है कि एम्प्लॉय को जो बोनस एंड कमीशन देते हो वो अलाउ तो होता है, लेकिन वो बोनस एंड कमीशन आपको एक्चुअली पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अगर अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अगर पे कर दिया तो इस साल में अलाउ होगा, अदरवाइज जिस ईयर में आप पे करोगे उस ईयर में अलाउ होगा। उसके बाद अगर आपने लोन लिया तो क्या लोन का इंटरेस्ट अलाउ होता है या नहीं? देखो, मैं इंटरेस्ट का एक तो चीज बता चुका हूं कि असेट के लिए लिया तो पुट टू यूज तक की डेट का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज होगा, उसके बाद का पीएनडल के डेबिट में जाएगा। बाकी सर अगर कोई भी लोन का इंटरेस्ट है तो वो अलाउ होता है या नहीं? दो पार्ट, अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया तो ऑब्वियसली नॉट अलाउड, बट अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो अलाउ तो होता है। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपने बिजनेस के लिए लोन लिया है, लेकिन वो लोन अगर आपने शेड्यूल बैंक से लिया या पीएफआई से लिया, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लिया, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया, या एनबीएफसी से लिया, मतलब अगर आपने लोन लिया है वो किससे लिया है पता है? या तो शेड्यूल बैंक से, या पीएफआई से, एसएफसी से, एसआईआईसी से, या एनबीएफसी से लिया, तो इंटरेस्ट अलाउ तो होगा, लेकिन वहां एक सेक्शन 43B टांग अड़ाएगी, और 43B बोलती है कि भैया इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट फिर इस साल में अलाउ नहीं होगा। बट अगर किसी और से आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा, भले आपने एक्चुअल
प्रिंसिपल में पे किया या पे नहीं किया तो भी अलाउ हो जाता है, लेकिन बेटा अगर शेड्यूल बैंक वगैरह से लिया तो फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा, 43B यहां पे टांग अड़ाएगी। उसके बाद डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। सर जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं और पार पे रिडीम्ड होते हैं। जैसे 80 रुपए में इशू हुआ और 100 रुपए में रिडीम्ड होगा तो 20 रुपीज है, वो क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब यहां पे इंटरेस्ट ही होता है। क्वेश्चन ये आता है कि क्या कंपनी को इसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस, प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा। यहां पे प्रो रेटा बेसिस पे डिस्काउंट है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है कि भैया उसको जितने मंथ का वो बॉन्ड है उतने मंथ में वो डिस्काउंट को आप क्या करोगे, उसको अमोर्टाइज कर दोगे और उतने प्रो रेटा बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, एम्प्लॉयर ने अगर कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, ऐसा होता है ना, एम्प्लॉयर बहुत बार एम्प्लॉय के लिए आरपीएफ में पैसा डालता है एंड ऑल, तो क्या डिडक्शन मिलेगा या नहीं? इधर देखो सब लोग, इधर देखो, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला या तो एसपीएफ में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या आरपीएफ में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड या कोई भी फंड एज पर लॉ है, अगर उसमें पैसा डाला किसमें, अप्रूव्ड वाले में या रिकॉग्नाइज वाले में, देखो सबसे पहला कौन सा, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड या कोई भी फंड बाय लॉ, तो अलाउ हो जाएगा, एम्प्लॉयर उसका डिडक्शन ले सकता है। लेकिन अगर मान लो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड यूआरपीएफ में डाला, अनरिकॉग्नाइज्ड आपका क्या बोलते हैं, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में डाला, अनअप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में डाला तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहां अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज वालों में डाला तो डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन वहां पे भी एक सेक्शन टांग अड़ाएगी 43B। 43B बोलती है कि एम्प्लॉयर ने अगर उसका पेमेंट कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो ही अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। अब एक और चीज समझना, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में पैसा डाला, जो अपन 80CCD में पढ़ते हैं डिडक्शन टॉपिक में, तो पेंशन स्कीम में अगर पैसा डाला तो उस केस में डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर को मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा पता है, एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर, जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 10% ऑफ सैलरी व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन यहां पे भी सेक्शन 43B टांग अड़ाएगी कि अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग पे किया तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं होगा। उसके बाद एक बात समझना, एम्प्लॉयर जो होता है ना वो बहुत बार एम्प्लॉय का पैसा काट के अपनी जेब में डाल के रखता है, जैसे ईएसआई का पैसा काटता है, पीएफ का पैसा काटता है, बोलता है मैं उस फंड में जमा करवा दूंगा। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो पैसा काट के रखा है ना वो उसको उस फंड में जमा करवाना पड़ेगा। कब तक पता है, उस फंड की ड्यू डेट, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग नहीं, उस फंड की ड्यू डेट तक। जैसे ईएसआई का पैसा, पीएफ का पैसा एम्प्लॉयर ने काट के रखा है, वो उस फंड की ड्यू डेट तक जमा करवाना पड़ेगा। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने जमा नहीं करवाया तो उस केस में वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी, वो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी। अगर जमा नहीं करवाया तो एम्प्लॉयर की इनकम मान ली जाएगी। उसके बाद एनिमल्स यूज्ड इन द बिजनेस। सर बिजनेस में जो एनिमल्स यूज होते हैं बट स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, जैसे आपका तबेले का बिजनेस है, वो एनिमल्स वगैरह यूज होते हैं आपके बिजनेस में, सर उसका डिडक्शन मिलेगा क्या? डेप्रिसिएशन तो आप ले नहीं सकते, उसका डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में वो एनिमल मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है। तो जिस ईयर में एनिमल मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना कॉस्ट ऑफ एनिमल था माइनस स्क्रैप वैल्यू, मींस उसको बेचने के बाद कितना पैसा मिला, जो भी लॉस हुआ वो लॉस सीधा पीएनएल के डेबिट में डाल दो, लेकिन आप उस ईयर में डालोगे जिस ईयर में वो एनिमल मर जाता है या परमानेंट यूजलेस हो जाता है। उसके बाद चलते हैं बेड डेट्स पे। क्वेश्चन ये आता है बेड डेट्स आपको अलाउ होता है या नहीं? बेड डेट्स आपको अलाउ होगा, बेड डेट्स आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन एक चीज समझना, बेड डेट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है बेड डेट सेल से रिलेटेड और एक होता है बेड डेट्स लोन से रिलेटेड। तो लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है तो अलाउ नहीं होगा, सेल से रिलेटेड बेड डेट्स है तो अलाउ होगा करके, ठीक है। बिकॉज सेल से रिलेटेड बेड डेट्स आप अपनी इनकम में बताए थे, लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है, लोन थोड़ी आप अपनी इनकम में बताते हो, तो लोन से रिलेटेड बेड डेट्स अलाउ नहीं होता, सेल से रिलेटेड बेड डेट्स अलाउ होता है। तो सेल से रिलेटेड बेड डेट्स अलाउ है, लोन से रिलेटेड बेड डेट्स अलाउ नहीं है। लेकिन अगर मान लो एसएससी का मनी लेंडिंग का बिजनेस है, आप मनी लेंडिंग के बिजनेस में हो तो लोन से रिलेटेड बेड डेट्स है वो भी आपको अलाउ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्या अलाउ होता है? आंसर इज नो, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, बेड डेट्स का जो रिकवरी होता है वो टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में वो बेड डेट्स रिकवर होता है। तो जिस ईयर में आपको बेड डेट्स का रिकवरी होगा उस ईयर में वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा एज पर सेक्शन 41(4). उसके बाद में एक सेक्शन बोलती है कि फैमिली प्लानिंग पे जो खर्चा किया क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? फैमिली प्लानिंग पे खर्चे का डिडक्शन सिर्फ एंड सिर्फ कंपनी को मिलता है, दो पार्ट में। रेवेन्यू है तो 100% डिडक्शन ले लो, कैपिटल है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ हो जाएगा। जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन है वो मिलता है अगर आप सिक्योरिटी या कमोडिटी ट्रांजैक्शन के बिजनेस में हो, ट्रेडिंग के बिजनेस में हो, तो आपकी सिक्योरिटी कमोडिटी अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका जो एसटीटी सीटीटी है वो आप पीएनएल के डेबिट में डाल सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है मार्क टू मार्केट लॉसेस अलाउ होते हैं? ये सीए इंटर में नहीं आते, फाइनल में आते हैं आईसीडीएस में। तो मार्क टू मार्केट लॉसेस है, अगर वो आईसीडीएस के हिसाब से है तो आपको अलाउ हो जाएंगे, आईसीडीएस के हिसाब से नहीं है तो वो अलाउ नहीं होते। ये सीए फाइनल में अपने को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट इज अ जनरल डिडक्शन। सर एक बात बताओ, हमने बहुत सारे खर्चों का डिडक्शन लेना चालू किया, जैसे
जैसे 30 अपन ने रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर देखा था, डेप्रिसिएशन देखा था, साइंटिफिक रिसर्च आया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आया, सर इसमें बेड डेट्स वगैरह आया। बाकी खर्चों का क्या होगा सर? बाकी सब खर्चे क्या अलाउ होंगे या नहीं? आंसर इज यस, अलाउ होंगे 37 में, अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। मतलब ऐसे कोई भी खर्चे जो 30 से 37 में कवर नहीं हुए, वो 30 से 36 में कवर नहीं हुए, वो 37 में आएंगे अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, वो खर्चा आपका होनली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। Means that expenditure should be wholly and exclusively for the business purpose. That is the first condition. Second condition, वो खर्चा जो है वो तुम्हारा रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, वो खर्चा लीगल होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सब खर्चे आपके 37 में अलाउ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सीएसआर का खर्चा अलाउ होता है क्या? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, जैसे आपने मान लो गमले लगाए, पुलिस वालों को कुछ गिफ्ट दिए, दैट इज कॉल्ड सीएसआर एक्सपेंडिचर, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर, ये अलाउ नहीं होते हैं। ये सेक्शन 37 में अलाउ नहीं होंगे क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है, इट्स वोंट बी अलाउड एज डिडक्शन। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो क्या वो अलाउ होता है? एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो अलाउ है, क्या दिक्कत है? लेकिन एक चीज समझना, एडवर्टाइजमेंट अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिया, या पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में दिया, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट मैनिफेस्टो में दिया, तो उस केस में अलाउ नहीं होता। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलाउ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो, ब्रोशर, न्यूज़पेपर में वगैरह एडवर्टाइज दोगे तो अलाउ नहीं होगा। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि हमने मान लो एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट वगैरह दी है, क्या अलाउ है? आंसर इज यस। आप अपने एम्प्लॉय को, अपने डेटर्स को, अपने क्रेडिटर्स को वगैरह जो गिफ्ट देते हो, दिवाली गिफ्ट वगैरह, होली गिफ्ट वगैरह, वो आपको अलाउ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो दिवाली पूजा के खर्चे वगैरह है वो अलाउ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, ठीक है। सीए जो होते हैं वो सीए क्या करते हैं, बहुत बार सेमिनार अटेंड करने वगैरह जाते हैं, सीपी सेमिनार बोलते हैं, उसका खर्चा अलाउ है, आंसर इज यस। अब एक और चीज समझना, डिविडेंड वगैरह क्या अलाउ है? आंसर इज नो, डिविडेंड इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह अलाउ है, देखो प्रोविजन वगैरह अलाउ नहीं होता, प्रोविजन अलाउ नहीं होता है, प्रोविजन वगैरह कोई अलाउ नहीं है, प्रोविजन वगैरह अलाउ नहीं होता है। प्रोविजन मतलब जो फ्यूचर के लिए करते हो वो सब अलाउ नहीं होते हैं। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है शेयर डिवेंचर के इशू एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं नहीं? अगर शेयर या डिबेंचर के इशू एक्सपेंडिचर अलाउ होते हैं नहीं, यहां पे एक बात समझना आप लोग कि शेयर डिबेंचर के इशू एक्सपेंडिचर अगर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं तो उधर डिडक्शन ले लो, बट अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में नहीं आते तो क्या यहां अलाउ होगा क्या? तो देखो यहां अगर आईपीओ से रिलेटेड खर्चा है, एफपीओ से रिलेटेड खर्चा है, आईपीओ में इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ में फर्दर पब्लिक ऑफर, या राइट इशू से रिलेटेड है तो अलाउ नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये आईपीओ एफपीओ राइट इशू के टाइम पे आपका कैपिटल बढ़ जाता है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बायबैक शेयर किया या बोनस शेयर आपने इशू किए या डिबेंचर लोन से रिलेटेड खर्चे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको अलाउ हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी आपका कैपिटल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना आप बायबैक करते हो उतना सीआरआर में ट्रांसफर कर देते हो, जितना आप बोनस शेयर इशू करते हो वो रिजर्व को ही कैपिटलाइज करते हो। डिबेंचर और लोन है वो तुम्हारे कैपिटल में नहीं आता, वो कैपिटल को इंपैक्ट नहीं करते, इसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपके अलाउ हो जाएंगे। सर क्वेश्चन ये आता है टैक्सेस के खर्चे अलाउ है या नहीं? टैक्स अलाउ है या नहीं? दो तरह के टैक्स होते हैं, डीटी, आईडीटी। देखो डीटी अलाउ नहीं है, टैक्स में डीटी अलाउ नहीं है, डीटी से रिलेटेड इंटरेस्ट भी अलाउ नहीं है, और पेनल्टी तो अलाउ है ही नहीं। दूसरी चीज आईडीटी, जो जीएसटी वगैरह है, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज वगैरह, वो अलाउ है। मींस आईडीटी आप पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो, आईडीटी से रिलेटेड इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, बट पेनल्टी अलाउ नहीं होती, पेनल्टी अलाउ नहीं होती। अब एक चीज समझना, पेनल्टी दो तरह की होती है, एक होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ और एक होती है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ अलाउ नहीं है, बट पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ है। अगर रेवेन्यू नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप पीएनडल के डेबिट में डाल सकते हो। अब एक चीज समझना, बहुत बार ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है जैसे रेनबैक्सी, सिप्ला वगैरह, ये क्या करती है, डॉक्टरों को फ्री बीज देती है, गिफ्ट वगैरह देती है, फॉरेन टूर पे ले जाती है, उसको फ्री सैंपल्स वगैरह देती है, क्या ये अलाउ है? आंसर इज नो, ये इलीगल एक्सपेंडिचर है। या फिर आपने देखा होगा जो लेबोरेटरी होती है वो क्या करती है, डॉक्टर जो है वो लेबोरेटरीज को क्या करते हैं पता है तुमको, क्लाइंट को रेफर करते हैं कि भैया तुम्हारा ब्लड टेस्ट उस लेबोरेटरी में करवाना, और वो लेबोरेटरी क्या करती है, उनको कमीशन देती है, रेफरल कमीशन। तो क्या ये रेफरल कमीशन अलाउ है? आंसर इज नो, ये अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, आपका कोई लिटिगेशन का खर्चा वगैरह है तो वो अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो भी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे किया वो अलाउ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक सेक्शन आती है 40, सेक्शन 40 का क्लॉज नंबर ए सब क्लॉज 1 ये बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, मेरी तरफ ध्यान देना, अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो या उसका अकाउंट क्रेडिट करते हो और उस पर टीडीएस काटना है, अगर आपने टीडीएस इस साल नहीं काटा, अगर आपने इस साल टीडीएस नहीं काटा या फिर इस साल टीडीएस काटा बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक वो टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो उस साल में वो खर्चा 100% डिसअलाउड हो जाएगा। इस साल में वो खर्चा 100% डिसअलाउड होगा। क्या बोला मैंने? देखो अगर आप नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो
या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, टीडीएस काटना था, आपने इस साल इस प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा ही नहीं, या टीडीएस काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 100% खर्चा इस साल डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब इस साल खर्चा अलाउ कब होगा, जब इस साल टीडीएस काटना है और काट के रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको क्या करवाना है, जमा करवाना है। उसके बाद एक सेक्शन होती है 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A, वो क्या बोलती है कि अगर आप रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो और रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, उसका टीडीएस इस साल नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग जमा नहीं करवाया, तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 100% नहीं, यहां 30%। रेजिडेंट को पे किया तो सिर्फ 30% ही डिसअलाउड होगा अगर टीडीएस नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, बट नॉन रेजिडेंट को किया तो 100% डिसअलाउड होगा। अब एक बात समझना, जो 100% 30% डिसअलाउड हुआ मान लो, तो जिस ईयर में अगर फ्यूचर ईयर में जाके रिटर्न फाइलिंग के ड्यू के अपनी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उसके बाद में टीडीएस जमा करवा दिया या फिर फ्यूचर ईयर में काटा, तो उस केस में सर जिस ईयर में वो टीडीएस जमा करवाओगे उस ईयर में आपको 100% या 30% जो खर्चा डिसअलाउड हुआ था वो वापस से अलाउ हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। आपने किसी नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट को पेमेंट किया बट आप टीडीएस काटना भूल गए, आप टीडीएस काटना भूल गए, आपने टीडीएस काटा ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जो पेई है ना, जिसको पैसा मिला है, वो बड़ा ही ईमानदार बंदा है, वो पेई बड़ा ही ईमानदार बंदा है, बड़ा ऑनेस्ट बंदा है। उसने क्या किया पता है, आपने टीडीएस तो काटा ही नहीं बट उसने क्या किया, आपने जो उसको इनकम दिया था वो उसने उसकी इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे जो टैक्स आता था वो उसने भर दिया, जो रिटर्न फाइल करना था उसने रिटर्न भी फाइल कर दिया, मींस इनकम को इनकम में इंक्लूड कर दिया, जो टैक्स आता था वो टैक्स पे कर दिया, उसने रिटर्न भी अपना फाइल कर दिया, और आप एक सीए का सर्टिफिकेट लाके दे देते हो। तो उस केस में बेटा जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल किया ना, उस ईयर में आपका जो खर्चा पहले डिसअलाउड हुआ था ना 100% या 30%, वो अलाउ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, वापस से समझना। आपने टीडीएस नहीं काटा, किसी को पेमेंट किया, लेकिन वो बंदा बड़ा ईमानदार है, उसने इनकम को इनकम में इंक्लूड कर दिया, उस पे टैक्स आता था वो भर दिया, रिटर्न उसने फाइल कर दिया, सब अच्छा काम कर दिया, और आप एक सीए का सर्टिफिकेट ला देते हो, तो पहले तो भैया जिस ईयर में आपने पेमेंट किया था उस ईयर में तो वो डिसअलाउड हो जाएगा खर्चा 30% या 100%। लेकिन जिस साल उसने रिटर्न फाइल किया, वो पेई ने रिटर्न फाइल किया, उस ईयर में आपको 100% 30% वापस से अलाउ हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से कोई भी फीस लेती है, रॉयल्टी लेती है एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से, तो वो स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अलाउ नहीं होता है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को, ये सेक्शन क्या बोलती है, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 3 क्या बोलता है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को भी सैलरी का पेमेंट करते हो, सैलरी का पेमेंट करते हो, तो आपको भैया टीडीएस काटना है और काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है टीडीएस की ड्यू डेट तक। टीडीएस की ड्यू डेट मींस अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है। अगर आपने जमा नहीं करवाया तो वो सैलरी कभी अलाउ नहीं होगी। मींस अगर आपने एक दिन डिले कर दिया तो भी आपको वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है ये। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 40 क्लॉज है सब क्लॉज 5 ये बोलती है कि अगर बहुत बार क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है कि एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होते हैं, उस पर टैक्स एम्प्लॉयर भरता है। एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स एम्प्लॉयर भरता है, तो जितना भी टैक्स एम्प्लॉयर भर रहा है वो डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स का अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010 सीसी। तो एम्प्लॉय के हाथ में जब 1010 सीसी में एग्जेम्प्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयर को वो अलाउ नहीं होता, एम्प्लॉयर वो को डिसअलाउड हो जाएगा। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स है, अगर वो एम्प्लॉयर ने भरा तो एम्प्लॉयर पीएनडल के डेबिट में उस नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट के टैक्स को नहीं डाल सकता, वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 40 ये सब सेक्शन 2 ये बोलती है कि अगर आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करते हो, आपके रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हो, तो भैया इसमें आपको रीजनेबल खर्चा अलाउ होगा, अनरीजनेबल डिसअलाउड हो जाएगा। एओ के पास पावर है, एओ क्या करेगा, रीजनेबल अलाउ करेगा, अनरीजनेबल या एक्सेस जो है वो डिसअलाउड कर देगा। लेकिन सर रिलेटिव में कौन आता है? अगर मैं इंडिविजुअल असेस्सी की बात करता हूं तो उसके लिए स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट है, वो रिलेटिव में आएंगे। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनर और उनके रिलेटिव, अगर कंपनी की बात करूं तो डायरेक्टर एंड उनके रिलेटिव, एओपी बीओआई की बात करूं तो मेंबर एंड देयर रिलेटिव करके, ठीक है, ये सब रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई भी पर्सन है, एक पर्सन है, उसका दूसरे पर्सन के बिजनेस में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब 20% और मोर का पीएसआर होना या इक्विटी शेयर कैपिटल होना। जैसे मान लो किसी कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 20% शेयर है, तो मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो कंपनी और मैं भी आपस में क्या बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे। अब एक और चीज समझना, एक होल्डिंग कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग सब्सिडरी तो रिलेटिव हो ही गए क्योंकि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो सब्सिडरी कंपनी भी आपस में क्या मानी जाएगी, रिलेटिव मानी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 40 सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि भैया सिंगल डे में सिंगल पर्सन को आप कभी भी 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते।
सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 10,000 से ज्यादा का पेमेंट है तो आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, उसी से पेमेंट करना है। अगर आपने कैश में पेमेंट किया 10,000 से ज्यादा का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को, तो बेटा वो खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा, खर्चा अलाउ नहीं होगा। लेकिन एक बात समझना, अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 है। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करते हो तो ये लिमिट 10,000 की जगह 35,000 है। अब एक और चीज समझना है यहाँ पे कि सर अगर मान लो हमने खर्चे का डिडक्शन तो पहले ले लिया था 4 साल पहले, मान लो 4 साल पहले परचेस की थी कुछ गुड्स की, 4 साल पहले खर्चे का डिडक्शन हमने ले लिया था अक्रूवल बेसिस पे, और इस साल हमने कैश में पेमेंट किया, तो क्या डिसअलाउड होगा? अरे भाई वो अलाउ तो ऑलरेडी 4 साल पहले हो चुका है। तो भैया इस साल आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो वापस से वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। वापस से वो आपकी क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। अब एक और चीज समझना, सर आप क्रॉस चेक से भी पेमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब में कौन कौन से आते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, भीम यूपीआई और क्यूआर कोड। सिर्फ आप इससे पेमेंट कर सकते हो करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आप कैश में पेमेंट कर सकते हो 10,000 से ज्यादा भी। कहां कहां पे कर सकते हो? पहला, अगर आप पेमेंट कर रहे हो आरबीआई को, एलआईसी को या गवर्नमेंट को या किसी बैंक को, तो आरबीआई को, एलआईसी को, बैंक्स को या गवर्नमेंट को कैश में पेमेंट कर रहे हो तो चलेगा, कितना भी करो चलेगा। दूसरा, अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह, भीम यूपीआई वगैरह कर रहे हो तो चलेगा। तीसरा, अगर आप बुक एंट्री से पेमेंट करते हो, बुक एंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपके 10 लाख मांगता हूं, आप मेरे 7 लाख मांगते हो, हम क्या करते हैं वो 7 लाख को आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, 7 लाख को आपस में स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर मान लो आप पेमेंट कर रहे हो किसी फार्मर को या फिशरमैन को, जिससे आप फार्मर से कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद रहे हो या फिशरमैन से फिश या मीट प्रोडक्ट वगैरह खरीद रहे हो और उसको पेमेंट कर रहे हो कैश में, कितना भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या एनिमल्स वगैरह खरीद रहे हो तो उस केस में आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। एक और चीज समझना, अगर किसी एम्प्लॉय को आप रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट कर रहे हो, ग्रेचुइटी वगैरह का, और वो अप टू 50,000 तक कैश में पेमेंट आप कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, आप एम्प्लॉय को अगर किसी नॉर्मल ड्यूटी की प्लेस से किसी और प्लेस पे डेपुटेशन पे भेज रहे हो और वहां पे 15 दिन से ज्यादा के लिए भेज रहे हो, 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए भेज रहे हो और उसके पास वहां बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कैश में उसको सैलरी का पेमेंट करोगे तो चलेगा। अब एक और चीज समझना, पेमेंट आप किसी ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां बैंक फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे गांव में पेमेंट कर रहे हो जहां बैंक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो भी आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, आप अपने एजेंट को पेमेंट कर रहे हो और एजेंट आगे कैश में पेमेंट करना है। मान लो आपने अपने एजेंट को पेमेंट किया और एजेंट को आगे कैश में पेमेंट करना है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरा एक एजेंट है जो गेहूं खरीदने के लिए फार्मर के पास गया एमपी के गेहूं खरीदने के लिए मैंने एजेंट को भेजा, तो एजेंट को आगे फार्मर को कैश में पेमेंट करना है, तो मैंने एजेंट को कैश में पेमेंट किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, जो मनी चेंजर वगैरह होते हैं जिनका काम ही मनी चेंजिंग का होता है, वो कैश में पेमेंट करेंगे तो चलेगा। उसके बाद सेक्शन 40 सब सेक्शन 7 ये बोलती है कि भैया प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी अलाउ नहीं होगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है वो अलाउ नहीं होता, नॉट अलाउड करके। एक्चुअल ग्रेचुइटी पे किया तो अलाउ होगा, अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में पैसा डाला तो अलाउ होगा, या ऐसा प्रोविजन जो इस साल ऑलरेडी ड्यू हो चुका है, मतलब इस साल एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर हो गए, तो रिटायर हो गए, उनका तो ग्रेचुइटी ड्यू हो चुका है तो उनका प्रोविजन है वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए कोई प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है तो वो अलाउ नहीं होगा। अब एक सेक्शन आती है 43B जो टांग अड़ाती है, और 43B बहुत सारी जगह टांग अड़ाती है। कहां कहां पे टांग अड़ाती है? 43B टांग अड़ाती है टोटल आपके 6 जगह, और 43B बोलती है कि यहां पे ये खर्चे अलाउ तभी होंगे जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में इस खर्चों का पेमेंट कर दिया, अदरवाइज ये खर्चे इस साल अलाउ नहीं होंगे, फिर उस साल में अलाउ होंगे जिस ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। सर कौन कौन से? सबसे पहला, अगर गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स, ड्यूटी और सेस है, जैसे गवर्नमेंट का जीएसटी वगैरह है, वो अलाउ तभी होगा जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले पेमेंट किया। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है एसपीएफ में, आरपीएफ में, एजीएफ में, एएसएफ में, या फिर एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, या कहीं पे भी एज पर लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो, या फिर बोनस और कमीशन एम्प्लॉय को देते हैं वो वाला, या फिर अगर आपने लोन लिया है किससे, जिसका इंटरेस्ट, लोन किससे लिया है आपने? शेड्यूल बैंक से, पीएफआई से, या फिर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी से, तो उस केस में, या फिर आपका लीव सैलरी है, लीव एनकैशमेंट, या फिर आपने मान लो इंडियन रेलवे को कुछ पेमेंट करना है, तो इंडियन रेलवे से आपने कोई सर्विस ली और उसका पेमेंट है। नॉर्मली इंडियन रेलवे आपको तो भैया एडवांस देना पड़ता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों को इंडियन रेलवे है वो आउटस्टैंडिंग का फैसिलिटी देती है, तो इंडियन रेलवे की कोई फ्रेट वगैरह है वो आपको ये अलाउ तभी होंगे, ये जो 6 एक्सपेंडिचर है आपको अलाउ तभी होंगे जब आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक्चुअल में पेमेंट कर दिया, तो ये खर्चा इस साल में अलाउ, अदरवाइज वो जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस ईयर में अलाउ। कौन कौन से खर्चे की बात की मैंने? इधर देखना बेटा, सबसे पहली चीज, अगर मान लो टैक्स, ड्यूटी और सेस। दूसरा तुम्हारा क्या है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एसपीएफ, आरपीएफ,
पीजीएफ, एएसएफ और एज पर एनी लॉ और एनपीएस है, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, या फिर बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, उसके बाद लीव सैलरी है करके, या फिर लोन लिया किससे, इंटरेस्ट किसका है, इंटरेस्ट आपका शेड्यूल बैंक का, पीएफआई का, एसएफसी का, एसआईआईसी का या एनबीएफसी का, या फिर आपने रेलवे का कोई एसेट यूज किया उसका पैसा है वो। अब एक बात समझना, 43A ये बोलती है कि अगर मान लो इंडिया के बाहर से आपने कोई एसेट एक्वायर की, आपने क्या किया, इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर की, और इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर किस पे की, या तो लोन लेके बाहर से, फॉरेन करेंसी लोन लेके, या उधार सप्लायर क्रेडिट पे इंडिया के बाहर से एसेट एक्वायर की, तो भैया आज एसेट जो फॉरेन करेंसी का आज रेट होगा उससे आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। फ्यूचर में जब भी आप उस फॉरेन करेंसी के लोन का पेमेंट करोगे या फिर उस क्रेडिटर को जो पेमेंट करोगे, पेमेंट के टाइम पे जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस या गेन होगा वो आपको ब्लॉक में एडजस्ट करना पड़ेगा। मीन जो भी आपका ब्लॉक ऑफ एसेट है उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो ब्लॉक में ऐड करोगे और अगर गेन हुआ तो ब्लॉक में से लेस कर दोगे। सेक्शन 41 का 1 ये बोलता है कि भैया अगर मान लो किसी भी खर्चे का पहले आपने डिडक्शन ले लिया था और अब उसका वापस से आपको या तो वो पे करना ही नहीं है, खर्चा है वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया, या फिर आपको उसका रिफंड मिल गया। जैसे जीएसटी मैंने पे किया था, पीएनडल के डेबिट में डाल दिया था, गवर्नमेंट ने जीएसटी रिफंड दे दिया, तो रिफंड दे दिया तो मतलब वो मेरी इनकम हो जाएगी सेक्शन 41(1) के हिसाब से। या फिर कोई खर्चे का आपने डिडक्शन लिया था, ट्रेडिंग लायबिलिटी थी, वो सीज टू एग्जिस्ट हो गई। आई कैन टेक एग्जांपल कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल था 10,000 का, पीएनडल के डेबिट में मैंने डाल दिया था। मान लो गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल बोलता है कि आपको लाइट बिल माफ हो गया, तो मैंने पीएनडल के डेबिट में खर्चा डाल दिया था, बट अगर आज वो माफ हो गया तो मुझे वो पे करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में वो वापस पीएनडल के क्रेडिट में आ जाएगा, मेरी इनकम बन जाएगी। उसके बाद 41(2) जो था दैट वाज रिलेटेड टू द बैलेंसिंग चार्ज, जो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग चार्ज के साथ में। और 41(4) जो था वो था तुम्हारा रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स का रिकवरी होता है, वो टैक्सेबल होता है, वो बैड डेट्स के साथ में देख चुके हैं। अब एक बात समझना, 41(3) बोलता है कि साइंटिफिक रिसर्च की लेबोरेटरी में कोई एसेट थी, वो अगर मान लो लेबोरेटरी की एसेट आप बेच देते हो तो क्या होगा, दो पार्ट। अगर मान लो लेबोरेटरी की एसेट आप अपने नॉर्मल बिजनेस में ला लेते हो, जैसे कोरोना के लिए वैक्सीन बना रहे थे, वैक्सीन बन गई, लेबोरेटरी बंद कर दी, असेट को आपने नॉर्मल बिजनेस में लाया, तो नॉर्मल बिजनेस में लाया तो आप क्या करोगे, उसको ब्लॉक में ऐड करोगे, और ब्लॉक में ऐड कौन सी वैल्यू से करोगे, निल वैल्यू से करोगे, और फिर ब्लॉक का पार्ट हो गया, और फिर अगर आप असेट को बेचोगे तो फिर वो फुल ब्लॉक पार्ट ब्लॉक बेचते थे, कैसे कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होता था वो उसके हिसाब से जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, लेबोरेटरी से आपने सीधा बेच दिया, कोई एसेट थी जिसको लेबोरेटरी से आपने सीधा बेच दिया, तो लेबोरेटरी से अगर आप सीधा बेचोगे तो जो सेलिंग प्राइस है और जितना डिडक्शन 35 में लिया था, सेलिंग प्राइस और जितना डिडक्शन 35 में लिया था, विचएवर इज लोअर है वो पीजीबीपी का इनकम बनेगा। और अगर मान लो सेलिंग प्राइस तुम्हारे कॉस्ट से भी ज्यादा है तो उस केस में आपको कैपिटल गेन भी होगा करके। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन 44AA दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये किसको बनानी है, क्या है, ये आप होमवर्क में एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट सेक्शन 44AB सर टैक्स ऑडिट। ऑडिट किसको करानी पड़ती है, तो देखो बिजनेस के केस में अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, और प्रोफेशन के केस में ग्रॉस एसेट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर में बिजनेस के केस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, और प्रोफेशन के केस में अगर आपका 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अब एक चीज समझता है, यहां पे एक अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट ये बोलता है कि बिजनेस के केस में, अमेंडमेंट ये बोलता है कि बिजनेस के केस में भैया ये जो 1 करोड़ का लिमिट है ना वो 5 करोड़ हो जाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। इस साल में जितना आपका रिसिट है, मतलब जितना पैसा आया आपको रिसिट है, उसमें कैश रिसिट अप टू 5% होना चाहिए, मतलब 5% से ज्यादा कैश रिसिट नहीं है। और दूसरी कंडीशन, जितना इस साल आपने पेमेंट किया उस पेमेंट में कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं है, मींस अप टू 5% है। मींस इन टोटल रिसिट योर कैश रिसिट इज अप टू 5% एंड इन टोटल पेमेंट योर कैश पेमेंट इज अप टू 5%। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो बिजनेस के केस में ऑडिट का जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ की जगह आपका कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर ऑडिट कौन करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। ऑडिट का ड्यू डेट क्या होता है, ऑडिट का ड्यू डेट पहले तो क्या था 30 सितंबर था, अभी भी 30 सितंबर है, बट कैसे है, अभी उसने लाइन चेंज कर दी है। वो बोलते हैं ऑडिट का ड्यू डेट होगा आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। और अभी आप देखो ऑडिट वालों के लिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर, तो उससे 1 महीने पहले में 30 सितंबर तक आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर ऑडिट आप 30 सितंबर तक नहीं कराते हो तो क्या होगा, आपको पेनल्टी लगेगा 271B का। पेनल्टी कितना लगता है, जितना आपका टर्नओवर या ग्रॉस रेसिट है उसका आधा परसेंट, मींस 0.5%, उसका 0.5% और 1,50,000 विचएवर इज लोअर, तो टर्नओवर का 0.5% और 1,50,000 विचएवर इज लोअर है उतने का आपको पेनल्टी लगेगा। उसके बाद सेक्शन चलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD।
44AD वो 8% 6% वाली सेक्शन, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है एलएलपी को छोड़ के, एलएलपी पे ये सेक्शन नहीं लगती, कंपनी पे नहीं लगती, मतलब किस पे लगेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ है, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी को छोड़ के। अगर आप बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस का टर्नओवर जो है वो अप टू 2 करोड़ है, अगर टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आपको पीएनएल वेंडल बनाने की जरूरत नहीं, वो जो पीएनएल डेबिट क्रेडिट वो सब बनाने की जरूरत नहीं। आप एक काम करो, जो आपका टर्नओवर है ना उसका सीधा 8% आपका पीजीबीपी का इनकम, टर्नओवर का 8% पीजीबीपी का इनकम। लेकिन एक और चीज समझना, आपका टर्नओवर अगर आपने रियलाइज हो गया, मींस पैसा मिल गया, टर्नओवर रियलाइज हुआ अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उस दिन तक अगर रियलाइज हो जाता है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। मींस अगर आपका ऑनलाइन टर्नओवर है, मींस आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सीधा बैंक में टर्नओवर आ रहा है, तो उस पे फिर आपको 6% ही लेना है। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, पीजीबीपी का इनकम कैसे बताना है? टर्नओवर का 8%, लेकिन 8% की जगह 6% हो जाएगा अगर आपने टर्नओवर रियलाइज कर दिया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो भैया आपको 8% की जगह 6% ही लेना है। अब एक और चीज समझना, क्या आप 8% 6% से ज्यादा बता सकते हो? आंसर इज यस, बता सकते हो। क्या दिक्कत है? बता सकते हो। लेकिन 8% 6% से कम बता सकते हो? मैं बता दूं 8% 6% से कम तो बता सकते हो, लेकिन अगर आप 8% 6% से कम बताते हो और आपका नेट टैक्सेबल इनकम मींस टोटल इनकम, वो अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो फिर आपको ऑडिट करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना है यहां पे, सर यहां पे जब अपन 44AD सेक्शन लेते हैं 8% 6% बताते हैं, तो क्या हमको फिर 30 to 37 के जो खर्चे थे वो सब अलाउ होंगे? ना बाबा ना, वो सब खर्चे कोई अलाउ नहीं होंगे, ये सीधा तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा और जो खर्चे है वो ये मान लिया जाएगा डीम टू बी अलाउ। अब एक और चीज समझना, अगर 44AD लगता है तो आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा 15 मार्च तक। कब तक? 15 मार्च तक। अब एक और चीज समझना, इसमें एक बड़ा ही खतरनाक पॉइंट है, वो ये बोलता है कि अगर मान लो आपने एक बार 44AD ली 8% 6% वाली, तो जिस साल ली ना उसके अगले 5 साल तक आपको 44AD लेना पड़ेगा। मींस इस साल अगर आपने 44AD लिया तो भैया अगले 5 साल तक आपको 44AD लेना पड़ेगा। अगर वो अगले 5 साल में किसी भी साल आपने 44AD नहीं लिया, तो जिस साल आपने 44AD नहीं लिया उसके अगले 5 साल तक फिर आप 44AD नहीं ले पाओगे, और जिस साल नहीं लिया और उसके अगले 5 साल तक आप 44AD नहीं ले पाओगे, उन ईयर में अगर बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा आपका नेट टैक्सेबल इनकम है तो आपको ऑडिट भी करानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनानी पड़ेगी। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है 44ADA। 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आप रेजिडेंट प्रोफेशनल हो, रेजिडेंट प्रोफेशनल में यहां पे भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म आएगा एक्सक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है, अब एक बात समझना, आप प्रोफेशनल हो और आपका ग्रॉस रिसिट अप टू 50 लाख है साल में, ग्रॉस रिसिट इज अप टू 50 लाख, तो उस केस में आपका पीजीबीपी का इनकम कैसे आएगा पता है? ग्रॉस रिसिट का सीधा 50%, ग्रॉस रिसिट का सीधा 50% है वो आपका पीजीबीपी का इनकम। अब एक और चीज समझना, सर इसमें क्या 50% से ज्यादा बता सकते हैं? आंसर इज यस, कम बता सकते हैं, कम बताते हो। और अगर आपका एनटीआई जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा है तो उस केस में आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एक चीज समझना, इसमें भी आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा 15 मार्च तक, 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन इसमें वो 5 इयर्स वाला फालतूगिरी नहीं है। अब एक चीज समझना, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 44AE, दैट इज प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन फॉर द ट्रांसपोर्टर। जो ट्रांसपोर्टर है वो 44AE सेक्शन ले सकते हैं। 44AE कौन ले सकता है पता है? जिसके पास में पूरे साल में किसी भी दिन 10 से ज्यादा व्हीकल नहीं है। मींस मैक्सिमम ट्रक कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। 10 से ज्यादा ट्रक है तो आप ये सेक्शन नहीं ले सकते। मैक्सिमम 10 ट्रक्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर 9 है तो ले सकते हैं, 10 है तो ले सकते हैं, यस 11 है तो ये सेक्शन नहीं ले सकते। अब एक बात समझना, अगर मान लो कोई ट्रांसपोर्टर है, एनी पर्सन है या नॉन रेजिडेंट भी ले सकता है, ये सेक्शन कोई भी ले सकता है। अगर मैक्सिमम 10 ट्रक है, आपकी पीजीबीपी की इनकम कैसे मानी जाएगी? 2 पार्ट में, सबसे पहले हैवी व्हीकल और दूसरा तुम्हारा अदर व्हीकल। हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे? हैवी व्हीकल ऐसे व्हीकल को बोलेंगे जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है। मींस जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12,000 kg से ज्यादा है, मींस 12 टन से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल के केस में आपका पीजीबीपी का इनकम कैसे आएगा पता है? जितने टन का व्हीकल है उसके लिए पर टन का 1000 ले लो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ।
मीन्स 1,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द ग्रॉस व्हीकल वेट। ग्रॉस व्हीकल वेट आपको लेना है और अनलेडन वेट, यहां पे लिखा हुआ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलेडन वेट, बट आपको जब दोनों दे रखा है तो आपको ग्रॉस व्हीकल वेट लेने का है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, देखो हैवी व्हीकल मतलब ऐसा व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड हैवी व्हीकल। उसका इनकम कितना माना जाएगा पीजीबीवी का, 1,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर पर टन करके। जैसे मान लो एक ट्रक है 31 टन का, तो पर मंथ का इनकम आ जाएगा 31,000। पर मंथ का इनकम कितना आएगा, 31,000 है, वो आ जाएगा। अगर मान लो कोई ऐसा ट्रक है जो 26.5 टन है, तो 26,500 पर मंथ का इनकम आ जाएगा। लेकिन जो भी अदर व्हीकल है उसमें टन वन नहीं देखना, उसके केस में क्या होगा, 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल आ जाएगा। 7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल। यहां पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्हीकल है वो मान लो आपने 15 जुलाई को खरीदा है, तो भी जुलाई पूरा मंथ माना जाएगा। तो भी जुलाई है वो पूरा मंथ है, वो आपका माना जाएगा। अब एक और चीज समझना है यहां पे सर ये जो भी इनकम आएगी उसमें जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है, कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है, तो क्या वो अलाउ होगा? 44 एडी और एडीए में तो अलाउ नहीं होता, वहां तो कोई खर्चे अलाउ नहीं होंगे, वो सीधा पीजीबीपी का इनकम। लेकिन यहाँ पे पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया जाता है वो यहाँ पे अलाउ होगा, इस सेक्शन में अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहाँ पे आपकी इनकम जब कैलकुलेट करोगे तो ओन देखा जाएगा या पुट टू यूज देखा जाएगा? ओन देखा जाएगा। जैसे मान लो कोई व्हीकल है, वो आपने मान लो 26 जनवरी को खरीदा और आपने पुट टू यूज 14 फेब को किया, तो जनवरी का इनकम भी आएगा? आंसर इज यस। अगर कोई व्हीकल है वो 3 महीने के लिए गैरेज में था, तो क्या गैरेज में 3 महीने के लिए रहा, उसका भी इनकम आएगा? आंसर इज यस, वो भी इनकम आपको लेना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, सेक्शन होती है 40B। क्या सर पार्टनरशिप फर्म जो है वो पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है, तो क्या अलाउ होगा या नहीं? आंसर इज यस। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट दिया तो वो अलाउ होता है, लेकिन 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन, रेम्यूनरेशन सिर्फ वर्किंग पार्टनर को दिया तो ही अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को दिया तो अलाउ नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों को दिया अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन यह है कि रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउ तभी होता है जब वो पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए तो अलाउ होगा। तीसरी कंडीशन यह है कि रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउ होता है लेकिन वो प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए, वो प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे डीड में कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, आज आप लिखते हो और बोलते हो 1 अप्रैल से मिलना चाहिए, क्या ये अलाउ है? आंसर इज नो। अगर आज आप लिखते हो तो भैया आज के बाद जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा। एक और चीज समझना, इंटरेस्ट जो पार्टनर को मिलता है वो कितना अलाउ होगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे या पार्टनर के लोन पे मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से अलाउ होगा। मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अब एक्चुअल इंटरेस्ट ही 8% दिया तो 8% अलाउ हो जाएगा, एक्चुअल इंटरेस्ट 15% दिया है तो 12% की रेट से अलाउ होगा। रेम्यूनरेशन कितना अलाउ होगा? रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट बेसिस पे अलाउ होगा। बुक प्रॉफिट जो निकालोगे आप, और बुक प्रॉफिट का जो भी तुम्हारा, देखो बुक प्रॉफिट में जो अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है उस पे आप 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर। बुक प्रॉफिट का अप टू 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट है उसमें 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे 60%। ये तुम्हारा अलाउएबल रेम्यूनरेशन है, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा अलाउएबल रेम्यूनरेशन है। तो जो भी अलाउएबल रेम्यूनरेशन और एक्चुअल रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर है उतना आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बुक प्रॉफिट का मतलब आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दो, आप पीजीबीपी का इनकम निकालो जस्ट बिफोर द रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन लेस करने से पहले जो पीजीबीपी का इनकम आएगा दैट इज कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट। अब एक बात समझते हैं, एक कंसेप्ट आता है बड़ा ही सिंपल कि मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? 12%। लेकिन एक चीज समझना, अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें एक पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करता है और उसको इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिलता है, तो फिर ये 12% का लिमिट नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में मिल रहा है तो 12% का लिमिट नहीं लगेगा, ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। या फिर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है तो 12% का लिमिट नहीं लगेगा। इन सिंपल वर्ड में आपको बताओ, देखो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर जो है, अगर वो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है तो ही 12% का लिमिट लगेगा। दूसरा, अगर पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे मिलता है तो ही 12% का लिमिट लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन 40BA होती है, वो बोलती है एओपी बीओआई अगर अपने पार्टनर को, अपने मेंबर को, एओपी बीओआई अपने मेंबर को जो भी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट देता है वो पूरा डिसअलाउड है।
बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जैसे ऊपर वाले में तो क्या था, पार्टनरशिप फर्म वाले में तो क्या पार्टनर को जो देते थे वो अलाउ होता था, लेकिन बेटा एओपी बीओआई जो भी अपने मेंबर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देगा वो पूरा डिसअलाउड है, कुछ भी अलाउ नहीं होता। अब एक चीज समझना, एग्जाम में क्वेश्चन जब पीजीबीपी का पूछा जाता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, दो मेथड होती है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होती है? डायरेक्ट मेथड आपको कब फॉलो करनी है, जब आपको रिसिट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, कहीं पर रिसिट पेमेंट अकाउंट दे रखा है कि ये रिसिट है इस साल की, ये पेमेंट है, तो आपको डायरेक्ट मेथड फॉलो करनी है। जो जो इनकम है पहले ले लो और खर्चे उसमें से लेस कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट और पीजीबीपी का इनकम। जब भी रिसिट पेमेंट दे रखा है तो आप एक काम करो, डायरेक्ट मेथड फॉलो करोगे, इनकम लो उसमें से खर्चे लेस करो, आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, ये कब लेना है, जब आपको भैया आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है या पीएनडल दे रखा है, तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। उसमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट से चालू करना है। नेट प्रॉफिट लेने के बाद में आप सबसे पहले ऐड करोगे उसमें डिसअलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। जो डिसअलाउड आइटम कंसिडर सेपरेटली उसको ऐड करो और उसमें से लेस करो अलाउड या आइटम कंसिडर सेपरेटली, और उसके बाद जो भी आएगा दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ में आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक पीजीबीपी। यहां पे आपका पीजीबीपी कंप्लीट हो जाता है। अब एक चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी का टॉपिक, सैलरी का टॉपिक एंड डिडक्शन का टॉपिक जिसमें कोई चेंज नहीं है या फिर माइनर चेंज है, तो मैं वो पुराने वाले जो अपलोड थे वो वापस से मैं री अपलोड करूंगा। एक चीज आप ध्यान रखना कि अभी आगे वाले लेक्चर जो रिवीजन लेक्चर आप देखोगे तो उसमें ना नीचे जो उसका डिस्क्रिप्शन रहता है ना, उसमें अगर कोई चेंज है तो मैं लिखूंगा। जैसे सैलरी में अभी आपको पता है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, पहले वो 40,000 था, तो रिवीजन लेक्चर जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब वो 40,000 था, नाउ इट इज 50,000। तो वो मैं लास्ट में एक लाइन लिखूंगा कि ये चेंज है करके, ठीक है, एक आधा चेंज है, जैसे डिडक्शन में एक ही लाइन का चेंज है, ठीक है, तो वो लाइन का चेंज वो लास्ट के मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में लिखूंगा, तो उसको आप रीड कर लेना साथ में उस रिवीजन लेक्चर के, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है भैया। ये बहुत ही बड़ा रिवीजन लेक्चर था पीजीबीपी का, जिसमें ऑल प्रोविजंस है वो एक बार आपको रिवाइज करवाने थे। तो आप जब भी इधर उधर घूमते हो, टाइम पास करते हो, इधर उधर लाइक जा रहे हो, तो आप अपने ईयरफोन कान में डाल दो और जो मैंने पढ़ा है वो एक बार सुन लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको याद आएगा वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, वो ऐसे अलाउ होता था, ऐसे अलाउ नहीं होता था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ नहीं होता था, और प्रोविजन वो बैड डेट्स है वो सिर्फ सेल्स वाला अलाउ होता था, लोन वाला अलाउ नहीं होता। सब आपको चीजें है वो याद आती जाएगी, ठीक है। चलो थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है और पढ़ाई करते रहो।